क्या आप जानते हैं कि जब कोई गहरी चोट हमारे दिल और दिमाग को लगती है तो उसका असर सिर्फ हमारी यादों तक सीमित नहीं रहता। क्या आप मानते हैं कि कोई सदमा, कोई ट्रॉमा, कोई भावनात्मक घाव हमारे शरीर की नस नस में बस जाता है और वर्षों तक चुपचाप हमारी जिंदगी को प्रभावित करता रहता है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी घबराहट, गुस्सा या बेचैनी किसी ऐसे दर्द की परछाई हो सकती है जो आप भूल चुके हैं, लेकिन आपका शरीर अब भी उसे थामे हुए है? नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां आज हम एक ऐसी किताब की शुरुआत कर रहे हैं जो मानसिक स्वास्थ्य की दुनिया में क्रांतिकारी मानी जाती है। किताब का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर। लेखक हैं डॉक्टर बेसल वैन डर कोल्क, जो दुनिया के जाने माने ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हैं। ये किताब हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाती है कि हमारा शरीर उस हर अनुभव को याद रखता है जो हमने कभी जिया होता है, चाहे हमारा दिमाग उसे कॉन्शियसली भूल भी गया हो। जब कोई इंसान भावनात्मक या शारीरिक ट्रॉमा से गुजरता है तो उसका असर केवल मन में नहीं, पूरे शरीर में दर्ज हो जाता है। फिर चाहे वह किसी का बचपन का शोषण हो, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, युद्ध का अनुभव या कोई और गहरा सदमा, ट्रॉमा एक ऐसी छाया बन जाता है जो व्यक्ति की पूरी जिंदगी का रंग बदल देता है। द बॉडी कीप्स द स्कोर सिर्फ एक मेडिकल किताब नहीं है, यह सच्ची कहानियों, वैज्ञानिक रिसर्च और गहरे अनुभवों का संगम है। इसमें बताया गया है कि कैसे पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर काम करता है, कैसे ट्रॉमा हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल सकता है और कैसे यह हमारे शरीर की कार्यप्रणाली पर सीधा असर डालता है। यह किताब हमें यह भी बताती है कि इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होता। कभी कभी थिएटर, योग, माइंडफुलनेस, EMDR जैसी थेरेपीज शरीर को वह स्पेस देती हैं जहां वह अपने घावों को महसूस करके धीरे धीरे उनसे बाहर निकल सकता है। अगर आप खुद ट्रॉमा से गुजरे हैं या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अंदर ही अंदर टूट रहा है, तो यह किताब आपके लिए है। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझते कि ट्रॉमा सिर्फ मन की बीमारी नहीं बल्कि पूरे शरीर की भाषा है, तब तक हम सही इलाज की ओर बढ़ ही नहीं सकते। इस किताब के हर चैप्टर में हम एक नई खिड़की खोलेंगे जो ट्रॉमा को समझने और उससे उबरने की राह दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारा शरीर हमारे बीते हुए कल को अपने भीतर समेटे रखता है और कैसे हम खुद को उस बोझ से आजाद कर सकते हैं। द बॉडी कीप्स द स्कोर। अब आपकी अपनी भाषा हिंदी में। चैप्टर 1, द बॉडी रिएक्ट्स टू ट्रॉमा। जब भी कोई इंसान किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरता है, जैसे कि एक कार एक्सीडेंट, बचपन में मारपीट या युद्ध का मंजर, तो वो घटना सिर्फ एक याद बनकर नहीं रह जाती। वह इंसान का शरीर उस घटना को महसूस करता है, अपने भीतर दर्ज करता है और कई बार तो बिना बताए उसी अनुभव के अनुसार रिएक्ट करने लगता है। डॉक्टर बेसल वैन डर कोल्क ने अपने शुरुआती दिनों में ही यह देख लिया था कि ट्रॉमा से गुजरने वाले लोग सामान्य लोगों से अलग व्यवहार करते हैं। उन्होंने देखा कि ऐसे मरीज जिनके साथ कोई हिंसात्मक या दर्दनाक घटना घटी थी, वो घटना खत्म हो जाने के बाद भी उनकी जिंदगी में बार बार किसी न किसी रूप में लौटती रहती थी। कभी अचानक गुस्सा आ जाना, कभी किसी आवाज से चौंक जाना, कभी किसी चेहरे या जगह को देखकर घबरा जाना। ये सब संकेत थे कि उनका शरीर उस पुराने ट्रॉमा को अब भी जी रहा है। डॉक्टर वैन डर कोल्क ने एक सोल्जर का उदाहरण दिया जो वियतनाम युद्ध से लौट कर आया था। बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन अचानक कोई धमाके जैसी आवाज सुनते ही वो जमीन पर गिर जाता था, जैसे अभी हमला हो गया हो। उसका दिमाग जानता था कि वो अमेरिका में सुरक्षित है, लेकिन उसका शरीर अब भी वियतनाम में जंग लड़ रहा था। यही है ट्रॉमा का सबसे खतरनाक पहलू। वो शरीर और दिमाग के बीच की सामान्य कड़ी को तोड़ देता है। आप जान रहे होते हैं कि आप खतरे में नहीं हैं, लेकिन आपका शरीर मानने को तैयार नहीं होता। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे ट्रॉमा हमारे मस्तिष्क के कुछ हिस्सों, खासकर एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रभावित करता है। एमिगडाला खतरे को पहचानने का काम करता है, लेकिन ट्रॉमा के बाद यह इतनी तीव्रता से प्रतिक्रिया करने लगता है कि छोटी छोटी चीजें भी खतरे जैसी लगने लगती हैं। वहीं हिप्पोकैम्पस, जो यादों को क्रमबद्ध करता है,
ट्रॉमा के दौरान असंतुलित हो जाता है, जिससे हमें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वो घटना बीत चुकी है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें लॉजिकल सोचने की क्षमता देता है, ट्रॉमा के समय निष्क्रिय हो जाता है, जिससे इंसान प्रतिक्रिया देने में असहाय महसूस करता है। ट्रॉमा से पीड़ित लोगों को सिर्फ यह कह देना कि सब ठीक है या अब तुम सुरक्षित हो कभी काम नहीं करता, क्योंकि उनका शरीर उस पुराने खतरे में ही फंसा हुआ होता है। इस चैप्टर के जरिए डॉक्टर वैन डर कोल्क यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रॉमा कोई मानसिक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह शरीर और मस्तिष्क की एक वास्तविक प्रतिक्रिया है। और जब तक हम शरीर को शामिल करके इसका इलाज नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ बातों और दवाइयों से राहत नहीं मिल सकती। इस पहले चैप्टर के जरिए एक नई सोच की नींव रखी जाती है कि हीलिंग केवल दिमाग से नहीं होती, शरीर को भी वो सुरक्षा, वो राहत महसूस करानी होती है जिसकी उसे वर्षों से तलाश है। चैप्टर 2, ट्रॉमा इज नॉट जस्ट इन योर हेड। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रॉमा सिर्फ एक मानसिक समस्या है, एक ऐसा जख्म जो सिर्फ दिमाग में होता है और समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर बेसिल वैन डर कोल्क इस भ्रम को तोड़ते हैं और साबित करते हैं कि ट्रॉमा सिर्फ आपके विचारों या यादों तक सीमित नहीं होता। वो आपके पूरे शरीर को, आपके व्यवहार को और यहां तक कि आपके भविष्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। इस चैप्टर में डॉक्टर वैन डर कोल्क अपने क्लिनिकल अनुभवों के जरिए बताते हैं कि कैसे ट्रॉमा के प्रभाव से जूझ रहे लोग सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक और व्यवहारिक स्तर पर भी पूरी तरह बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक महिला मरीज की कहानी आती है जो एक दुर्घटना के बाद बार बार अपने शरीर में दर्द महसूस करती थी, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई शारीरिक बीमारी नहीं पाई गई थी। यह दर्द उसका शरीर नहीं, उसका ट्रॉमा महसूस करवा रहा था। ट्रॉमा का असर इतना गहरा होता है कि शरीर उसे एक सच मानकर उसी के हिसाब से काम करता है। जब व्यक्ति ट्रॉमा से गुजरता है तो उसके शरीर में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन, खासकर कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, अत्यधिक मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं। ये हार्मोन केवल उस समय नहीं बढ़ते जब घटना घट रही हो, बल्कि वो उसके बाद भी लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति का नर्वस सिस्टम लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में बना रहता है। उसका शरीर हर समय अलर्ट रहता है, जैसे कोई खतरा कभी भी सामने आ सकता है। यह स्थिति इतनी लंबे समय तक बनी रहती है कि व्यक्ति का शरीर आराम करना, भरोसा करना और आनंद लेना भूल जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर वैन डर कोल्क हमें बताते हैं कि कैसे ट्रॉमा दिमाग के कुछ हिस्सों को शट डाउन कर देता है, खासकर ब्रोका एरिया, जो हमारी बोलने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता से जुड़ा है, ट्रॉमा के समय निष्क्रिय हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग जो किसी भयानक अनुभव से गुजरे होते हैं, वो उस बारे में बात नहीं कर पाते। वे खुद भी नहीं समझ पाते कि उन्हें हो क्या रहा है। वे बस इतना महसूस करते हैं कि कुछ टूटा है, लेकिन उसे शब्दों में नहीं कह पाते। ट्रॉमा केवल यादों की समस्या नहीं है, यह एक अनुभव है जो शरीर में बसा होता है। डॉक्टर वैन डर कोल्क बताते हैं कि बहुत से मरीज जो किसी दुर्घटना या हिंसा का शिकार हुए, उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर जैसे फ्रीज हो गया था। वे भागना चाहते थे लेकिन भाग नहीं पाए, वे चिल्लाना चाहते थे लेकिन आवाज नहीं निकली। ये शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसे हम टॉनिक इमोबिलिटी कहते हैं, यानी जब शरीर खतरे में होने पर खुद को पूरी तरह निष्क्रिय कर लेता है। यह अनुभव भविष्य में ट्रिगर की तरह काम करता है और व्यक्ति हर उस परिस्थिति से डरने लगता है जो उसे उस पल की याद दिलाए। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि ट्रॉमा का इलाज सिर्फ बातचीत से नहीं हो सकता। जब तक शरीर को यह विश्वास नहीं दिलाया जाए कि अब वो सुरक्षित है, तब तक हीलिंग अधूरी रहती है। डॉक्टर वैन डर कोल्क इस बात पर जोर देते हैं कि हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जो शरीर को शामिल करके व्यक्ति को राहत दें, जैसे डीप ब्रीदिंग, योग, टच थेरेपी या मूवमेंट थेरेपीज। ये सारे उपाय शरीर की उस भाषा से बात करते हैं जिसे शब्द नहीं समझा सकते। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यही है कि ट्रॉमा कोई कल्पना नहीं, कोई बहाना नहीं, बल्कि एक वास्तविक शारीरिक अनुभव है। यह दर्द अदृश्य जरूर होता है, लेकिन इसका असर हर रोज की जिंदगी पर साफ नजर आता है।
टूटे हुए रिश्तों में, बार बार उभरते डर में और उस गहरी चुप्पी में जो ट्रॉमा झेल चुके व्यक्ति की आंखों में हमेशा बसी रहती है। जब तक हम शरीर की उस चुप भाषा को सुनना नहीं सीखते, हम ट्रॉमा से जूझ रहे किसी भी इंसान की सच्ची मदद नहीं कर सकते। चैप्टर 3, लूजिंग योर वॉइस, ट्रॉमा एंड द लॉस ऑफ सेल्फ। ट्रॉमा का सबसे खतरनाक असर यह नहीं होता कि वह किसी व्यक्ति को एक दर्दनाक घटना की याद दिलाता है, बल्कि यह कि वह व्यक्ति की पहचान, उसके आत्मसम्मान और उसके सेल्फ यानी आत्मबोध को ही छीन लेता है। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसेल वैन डर कोल्क इस बात को गहराई से समझाते हैं कि कैसे कोई ट्रॉमेटिक अनुभव व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को इस हद तक बदल देता है कि वह खुद को दूसरों से अलग, कमजोर और टूटा हुआ महसूस करने लगता है। डॉक्टर वैन डर कोल्क बताते हैं कि जब कोई बच्चा या बड़ा व्यक्ति बार बार डर, अपमान या दर्द का अनुभव करता है और जब उसे यह लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे उसकी आवाज, उसकी अपनी आंतरिक आवाज दबने लगती है। उसे यह भरोसा नहीं रहता कि वह अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। कई बार ट्रॉमा का शिकार हुए लोगों को खुद से जुड़ी बातें ही याद नहीं रहती। उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद है, वो किस चीज से डरते हैं या उन्हें कब गुस्सा आता है। उनकी अपनी भावनाएं उनके लिए अजनबी बन जाती हैं और इसीलिए वे अपनी जिंदगी में डायरेक्शन खो देते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर वैन डर कोल्क एक किशोरी का उदाहरण देते हैं जिसका शारीरिक शोषण उसके ही घर में होता था। उसे जब भी डर लगता, वो अपनी भावनाओं को छुपा लेती, चेहरे पर मुस्कान रखती और ऐसा दिखाती जैसे सब कुछ ठीक है। समय के साथ उसने इतना अधिक अनजान बनना सीख लिया कि उसे खुद भी यह एहसास नहीं रहा कि वह क्या महसूस कर रही है। यह डिसएसोसिएशन कहलाता है, यानी जब व्यक्ति खुद को अपनी भावनाओं, शरीर और विचारों से काट लेता है। यह एक प्रकार का मानसिक बचाव होता है, लेकिन लंबे समय तक यह स्थिति व्यक्ति को अंदर से खोखला बना देती है। डॉक्टर बताते हैं कि ट्रॉमा के बाद पीड़ित व्यक्ति अक्सर हेल्पलेसनेस यानी असहायता की भावना से ग्रस्त हो जाता है। उसे लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं थी, न ही कोई विकल्प था और न ही अब कोई उम्मीद बची है। वह लगातार खुद को दोषी मानता है, अपने आप से कट जाता है और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों और अपनी आवाज को खो देता है। खासकर अगर ट्रॉमा बचपन में हुआ हो, तब यह असर और भी गहरा होता है, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो उसके आसपास होता है। अगर उसे लगातार दर्द, डर और अपमान मिला, तो वह मान लेता है कि उसका अस्तित्व ही उसी लायक है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि ट्रॉमा हमारे दिमाग के सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े हिस्से को प्रभावित करता है, जैसे इंसुला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्से हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और हमारी स्थिति क्या है। ट्रॉमा की स्थिति में ये हिस्से निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति अपने ही अनुभवों को समझने में असमर्थ हो जाता है। वो खुद को नंब यानी सुन्न महसूस करता है, जैसे उसके अंदर कोई भावना ही नहीं बची हो। ये भावनात्मक सुन्नता अक्सर आगे चलकर डिप्रेशन, आत्महत्या की प्रवृत्ति और नशे की लत का कारण बनती है। डॉक्टर वैन डर कोल्क बताते हैं कि जब लोग अपनी भावनाएं दबा देते हैं या उनसे कट जाते हैं, तो वे उन भावनाओं को दूसरों पर निकालते हैं, गुस्से में, चुप्पी में या आत्म नुकसान में। ट्रॉमा की वजह से व्यक्ति यह मान लेता है कि वह किसी लायक नहीं है और यही सोच उसकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने लगती है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि बाहर से वह व्यक्ति सामान्य लग सकता है। वह काम करता है, बातचीत करता है, हंसता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को खो चुका होता है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हीलिंग की प्रक्रिया सिर्फ दर्द से बाहर आने की नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई आवाज, अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान को फिर से खोजने की है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें ऐसे सुरक्षित स्पेस बनाने होंगे जहां लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, सुने जा सकें और यह भरोसा पा सकें कि वे अकेले नहीं हैं। ट्रॉमा को शब्द देना, उसे स्वीकार करना और फिर अपने शरीर और मन को दोबारा जोड़ना, यही एकमात्र रास्ता है अपनी खोई हुई आवाज को वापस पाने का। और जब कोई इंसान अपनी आवाज फिर से पा लेता है,
तो वह सिर्फ ट्रॉमा से नहीं बल्कि खुद से दोबारा जुड़ने लगता है, और यही असली बदलाव की शुरुआत होती है। चैप्टर 4 द हाउलिंग इन द ब्रेन। ट्रॉमा सिर्फ भावनाओं और यादों की गूंज नहीं होती, वह दिमाग में एक चीख की तरह गूंजती है, एक अंतहीन शोर जो व्यक्ति की सोच, उसकी प्रतिक्रिया और उसकी शांति को निगल जाता है। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसिल वैन डर कोल्क इस बात की गहराई में जाते हैं कि ट्रॉमा मस्तिष्क के भीतर कैसे काम करता है और क्यों पीड़ित व्यक्ति उस अनुभव से बाहर निकल नहीं पाता, भले ही सालों बीत चुके हों। डॉक्टर हमें बताते हैं कि जब हम कुछ नया या चौंकाने वाला अनुभव करते हैं तो दिमाग के कुछ हिस्से सक्रिय होकर उस अनुभव को प्रोसेस करते हैं और उसे एक क्रम में याद के रूप में दर्ज कर देते हैं। लेकिन ट्रॉमा के मामले में यह प्रोसेस टूट जाता है। एमिगडाला, जो खतरे की पहचान करता है, बहुत तेजी से सक्रिय हो जाता है और शरीर को खतरे के प्रति सचेत कर देता है। लेकिन ट्रॉमा की घटना में यह इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाता है कि वह उस अनुभव को बार बार दोहराने लगता है, जैसे वह घटना अब भी चल रही हो। सामान्य अनुभवों को क्रम में रखने और यह समझने का काम कि कुछ बीत चुका है, यह हिप्पोकैम्पस का कार्य होता है। लेकिन जब ट्रॉमा होता है तो हिप्पोकैम्पस निष्क्रिय हो जाता है या भ्रमित हो जाता है, जिससे ट्रॉमा पीड़ित व्यक्ति को यह महसूस ही नहीं होता कि वह घटना अब अतीत बन चुकी है। वह वर्तमान में जी रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग उसे बार बार उस भयानक पल में वापस ले जाता है। एक आवाज, एक चेहरा, एक गंध या कोई हल्का स्पर्श उस भयानक घटना को फिर से जगा देता है। नतीजा यह होता है कि शरीर फिर से उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे खतरा सामने हो। सांस तेज, दिल की धड़कन तेज, मांसपेशियों में तनाव और कभी कभी पूरी तरह से सुन्नता। इस चैप्टर में एक सैनिक का उदाहरण दिया गया है जो युद्ध के मैदान से लौटने के बाद हर छोटी सी आवाज पर चौंक जाता था। वह जानता था कि वह अमेरिका में अपने घर में है, लेकिन जब भी कोई दरवाजा जोर से बंद होता या कोई कार तेज गुजरती, उसका दिमाग उसी युद्ध भूमि में लौट जाता। डॉक्टर वैन डर कोल्क इस स्थिति को ट्रॉमा ब्रेन कहते हैं, यानी ऐसा मस्तिष्क जो एक सामान्य घटना को भी खतरे की घंटी समझकर उसी के अनुसार शरीर को निर्देश देने लगता है। इस स्थिति में दिमाग के दो हिस्से जो सामान्य स्थितियों में एक दूसरे के साथ संतुलन में काम करते हैं, एमिगडाला भावनात्मक चेतावनी तंत्र और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तार्किक सोच, उनमें असंतुलन हो जाता है। एमिगडाला ओवरएक्टिव हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निष्क्रिय। इसका नतीजा यह होता है कि ट्रॉमा पीड़ित व्यक्ति भावनाओं से भर जाता है, लेकिन उन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसे लगता है कि वह पागल हो रहा है या खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसका मस्तिष्क खतरनाक अनुभव को अभी भी सक्रिय रूप में जी रहा होता है। डॉक्टर यह भी समझाते हैं कि ट्रॉमा का असर केवल खतरे के समय नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे दिमाग की संरचना को बदल देता है। यदि व्यक्ति लंबे समय तक ट्रॉमा की स्थिति में रहा है, जैसे कि किसी हिंसात्मक परिवार में पलना, बार बार शोषण का सामना करना या युद्ध क्षेत्र में रहना, तो उसके दिमाग का विकास ही उसी ढांचे में होता है जहां वह हर चीज में खतरा महसूस करता है और विश्वास करना भूल जाता है। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के लिए यह समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सी भावना उसकी है और कौन सी ट्रॉमा से उपजी है। वह बार बार उसी शोर में डूबता है, उस चीख में जो मस्तिष्क के भीतर हर क्षण गूंज रही होती है। इस चैप्टर का सार यह है कि ट्रॉमा मस्तिष्क के सिस्टम को इस तरह हाईजैक कर लेता है कि व्यक्ति वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखने लगता है। वह अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने के बजाय उससे लगातार लड़ता रहता है। डॉक्टर वैन डर कोल्क इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक हम मस्तिष्क के इस शोर को समझेंगे नहीं और शरीर को सुरक्षित महसूस कराना नहीं सीखेंगे, तब तक हीलिंग अधूरी ही रहेगी। इस चीख को चुप कराना संभव है, लेकिन उसके लिए दिमाग और शरीर दोनों को साथ लाना होगा। चैप्टर 4 द हाउलिंग इन द ब्रेन। ट्रॉमा सिर्फ भावनाओं और यादों की गूंज नहीं होती, वह दिमाग में एक चीख की तरह गूंजती है, एक अंतहीन शोर जो व्यक्ति की सोच, उसकी प्रतिक्रिया और उसकी शांति को निगल जाता है।
इस चैप्टर में डॉक्टर बेसिल वैन डर कोल्क इस बात की गहराई में जाते हैं कि ट्रॉमा मस्तिष्क के भीतर कैसे काम करता है और क्यों पीड़ित व्यक्ति उस अनुभव से बाहर निकल नहीं पाता, भले ही सालों बीत चुके हों। डॉक्टर हमें बताते हैं कि जब हम कुछ नया या चौंकाने वाला अनुभव करते हैं तो दिमाग के कुछ हिस्से सक्रिय होकर उस अनुभव को प्रोसेस करते हैं और उसे एक क्रम में याद के रूप में दर्ज कर देते हैं। लेकिन ट्रॉमा के मामले में यह प्रोसेस टूट जाता है। एमिगडाला, जो खतरे की पहचान करता है, बहुत तेजी से सक्रिय हो जाता है और शरीर को खतरे के प्रति सचेत कर देता है। लेकिन ट्रॉमा की घटना में यह इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाता है कि वह उस अनुभव को बार बार दोहराने लगता है, जैसे वह घटना अब भी चल रही हो। सामान्य अनुभवों को क्रम में रखने और यह समझने का काम कि कुछ बीत चुका है, यह हिप्पोकैम्पस का कार्य होता है। लेकिन जब ट्रॉमा होता है तो हिप्पोकैम्पस निष्क्रिय हो जाता है या भ्रमित हो जाता है, जिससे ट्रॉमा पीड़ित व्यक्ति को यह महसूस ही नहीं होता कि वह घटना अब अतीत बन चुकी है। वह वर्तमान में जी रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग उसे बार बार उस भयानक पल में वापस ले जाता है। एक आवाज, एक चेहरा, एक गंध या कोई हल्का स्पर्श उस भयानक घटना को फिर से जगा देता है। नतीजा यह होता है कि शरीर फिर से उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे खतरा सामने हो। सांस तेज, दिल की धड़कन तेज, मांसपेशियों में तनाव और कभी कभी पूरी तरह से सुन्नता। इस चैप्टर में एक सैनिक का उदाहरण दिया गया है जो युद्ध के मैदान से लौटने के बाद हर छोटी सी आवाज पर चौंक जाता था। वह जानता था कि वह अमेरिका में अपने घर में है, लेकिन जब भी कोई दरवाजा जोर से बंद होता या कोई कार तेज गुजरती, उसका दिमाग उसी युद्ध भूमि में लौट जाता। डॉक्टर वैन डर कोल्क इस स्थिति को ट्रॉमा ब्रेन कहते हैं, यानी ऐसा मस्तिष्क जो एक सामान्य घटना को भी खतरे की घंटी समझकर उसी के अनुसार शरीर को निर्देश देने लगता है। इस स्थिति में दिमाग के दो हिस्से जो सामान्य स्थितियों में एक दूसरे के साथ संतुलन में काम करते हैं, एमिगडाला भावनात्मक चेतावनी तंत्र और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तार्किक सोच, उनमें असंतुलन हो जाता है। एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निष्क्रिय। इसका नतीजा यह होता है कि ट्रॉमा पीड़ित व्यक्ति भावनाओं से भर जाता है, लेकिन उन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसे लगता है कि वह पागल हो रहा है या खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसका मस्तिष्क खतरनाक अनुभव को अभी भी सक्रिय रूप में जी रहा होता है। डॉक्टर यह भी समझाते हैं कि ट्रॉमा का असर केवल खतरे के समय नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे दिमाग की संरचना को बदल देता है। यदि व्यक्ति लंबे समय तक ट्रॉमा की स्थिति में रहा है, जैसे कि किसी हिंसात्मक परिवार में पलना, बार बार शोषण का सामना करना या युद्ध क्षेत्र में रहना, तो उसके दिमाग का विकास ही उसी ढांचे में होता है जहां वह हर चीज में खतरा महसूस करता है और विश्वास करना भूल जाता है। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के लिए यह समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सी भावना उसकी है और कौन सी ट्रॉमा से उपजी है। वह बार बार उसी शोर में डूबता है, उस चीख में जो मस्तिष्क के भीतर हर क्षण गूंज रही होती है। इस चैप्टर का सार यह है कि ट्रॉमा मस्तिष्क के सिस्टम को इस तरह हाईजैक कर लेता है कि व्यक्ति वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखने लगता है। वह अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने के बजाय उससे लगातार लड़ता रहता है। डॉक्टर वैन डर कोल्क इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक हम मस्तिष्क के इस शोर को समझेंगे नहीं और शरीर को सुरक्षित महसूस कराना नहीं सीखेंगे, तब तक हीलिंग अधूरी ही रहेगी। इस चीख को चुप कराना संभव है, लेकिन उसके लिए दिमाग और शरीर दोनों को साथ लाना होगा। चैप्टर 5 डिसोसिएशन। ट्रॉमा एंड द आर्ट ऑफ सर्वाइविंग ट्रॉमा केवल किसी दर्दनाक घटना का सामना करना नहीं होता, बल्कि उस क्षण में जीवित रहने की कला भी होती है। जब किसी व्यक्ति पर इतना गहरा आघात पड़ता है कि उसका शरीर या मन उसे सहन नहीं कर पाता, तब वह खुद को उस अनुभव से अलग कर लेता है। यह प्रक्रिया डिसोसिएशन कहलाती है। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसिल वैन डर कोल्क विस्तार से बताते हैं कि कैसे डिसोसिएशन एक प्राकृतिक और अक्सर जरूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बनी रहती है तो यह व्यक्ति की पहचान, याददाश्त और रिश्तों पर गहरा असर डालती है।
डॉक्टर हमें बताते हैं कि जब कोई बच्चा या वयस्क ऐसे हालात में होता है जहां बचने का कोई रास्ता नहीं होता, जैसे यौन शोषण, घरेलू हिंसा या युद्ध, तब वह खुद को उस स्थिति से मन के स्तर पर बाहर निकाल लेता है। ऐसा लगता है जैसे वह खुद को उस शरीर से अलग कर चुका है जिसमें वह दर्द हो रहा है। वह देख सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे महसूस नहीं करता। कई पीड़ित कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो कमरे की छत पर तैर रहे हों या कोई फिल्म देख रहे हों जिसमें किरदार वही हैं, लेकिन भावनाएं नहीं जुड़ी हुई। यह दिमाग का अपना सुरक्षा कवच है, जिससे वह व्यक्ति को उस घड़ी में टूटने से बचा लेता है। लेकिन यह सुरक्षा कवच जब रोजमर्रा की जिंदगी में भी मौजूद रहने लगता है, तब यह खुद एक मानसिक समस्या बन जाता है। डॉक्टर वैन डर कोल्क कई मरीजों का जिक्र करते हैं जो सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्हें अक्सर ब्लैकआउट जैसे अनुभव होते थे। उन्हें याद ही नहीं रहता था कि उन्होंने क्या कहा, क्या किया, या वे एक खास समय पर कहां थे। यह भूलने की बीमारी नहीं होती, बल्कि एक अति डिसोसिएटेड अवस्था होती है, जहां मन उन हिस्सों को ही काट देता है जिनसे दर्द जुड़ा होता है। ट्रॉमा पीड़ितों के लिए भावनाएं भी डिसोसिएट हो जाती हैं। वे गुस्से, डर, प्यार या खुशी को महसूस नहीं कर पाते, या जब करते हैं तो वो इतनी तीव्र होती हैं कि उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। वे या तो पूरी तरह सुन्न रहते हैं या एकदम विस्फोटक। डॉक्टर बताते हैं कि यह इमोशनल डिसरेगुलेशन सिर्फ एक भावनात्मक परेशानी नहीं, बल्कि न्यूरोबायोलॉजिकल समस्या होती है जो दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करती है जो आत्म जागरूकता, भावना की पहचान और उसकी अभिव्यक्ति से जुड़े होते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर यह भी बताते हैं कि डिसोसिएशन का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह उसके पूरे जीवन पर छा जाता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने रिश्तों में या तो बहुत दूरी बनाए रखते हैं या फिर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप खुद से जुड़े नहीं होते तो किसी और से जुड़ना बेहद मुश्किल होता है। वे खुद को नकली या खोया हुआ महसूस करते हैं, जैसे वे अपनी ही जिंदगी में मेहमान हों। ऐसे में कई लोग नशे, आत्मविनाशकारी आदतों या आत्महत्या की प्रवृत्ति की ओर भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कभी वापस पूरा नहीं बन सकते। डॉक्टर वैन डर कोल्क इस चैप्टर में यह जोर देकर कहते हैं कि डिसोसिएशन को समझना और पहचानना हीलिंग की दिशा में पहला बड़ा कदम है। बहुत से लोग इसे कमजोरी या पागलपन समझते हैं, जबकि यह दरअसल मन की एक जटिल और गहरी रक्षा प्रणाली है जिसने उस व्यक्ति को सबसे कठिन क्षणों में जिंदा रखा। लेकिन अब जब खतरा टल चुका है, तब यह प्रणाली रुकनी चाहिए, और उसे रोकने का तरीका है शरीर से फिर से जुड़ना, भावनाओं को पहचानना और सुरक्षित स्थानों पर खुद को धीरे धीरे फिर से पाना। इस चैप्टर का सबसे मार्मिक संदेश यही है कि जो लोग ट्रॉमा के कारण खुद से कट चुके हैं, उन्हें फिर से अपने शरीर, अपने एहसास और अपनी यादों से जुड़ने की प्रक्रिया में वक्त देना होगा। यह आसान नहीं होता, क्योंकि वही चीजें जिन्हें भूलकर वे बचे थे, अब उन्हें महसूस करना होता है। लेकिन यही असली उपचार की शुरुआत है, खुद को फिर से अपने भीतर लाने की, अपनी खोई हुई आवाज, पहचान और आत्मा को धीरे धीरे वापस पाने की। चैप्टर 6, लॉस ऑफ टाइम, ट्रॉमा एंड द डिसरप्शन ऑफ ऑटोनॉमी। जब इंसान ट्रॉमा का शिकार होता है तो उसका जीवन सिर्फ दर्द में नहीं बढ़ता, बल्कि समय की धारणा भी टूट जाती है। वह यह महसूस नहीं कर पाता कि वह अतीत में जी रहा है या वर्तमान में, और यह भावनात्मक भ्रम उसकी आजादी, उसकी मर्जी और उसकी निर्णय लेने की क्षमता को भी चुरा लेता है। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसेल वैन डर कोल्क बताते हैं कि ट्रॉमा केवल एक बार की घटना नहीं होता। यह दिमाग और शरीर को इस तरह जकड़ लेता है कि वह व्यक्ति उसी पल में अटक जाता है, बार बार उसी अनुभव में लौट जाता है, और धीरे धीरे उसकी ऑटोनॉमी यानी अपनी जिंदगी को खुद नियंत्रित करने की शक्ति खो जाती है। डॉक्टर समझाते हैं कि जब कोई भयावह घटना घटती है और शरीर खुद को बचाने में असमर्थ होता है, जैसे कि भाग नहीं सकता, विरोध नहीं कर सकता या मदद नहीं मांग सकता, तब शरीर और दिमाग फ्रीज मोड में चले जाते हैं। उस क्षण शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन दिमाग उस डर, उस अपमान
और उस लाचारी को गहराई से दर्ज कर लेता है। यही अनुभव बार बार फ्लैशबैक के रूप में लौटता है और व्यक्ति को वही फ्रोजन अवस्था में ले आता है। वह अपने वर्तमान को भी उसी अनुभव की रोशनी में देखता है और अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले पाता, क्योंकि उसे लगता है कि अब भी सब कुछ बाहर के नियंत्रण में है। इस चैप्टर में डॉक्टर एक महिला रोगी का उदाहरण देते हैं जो बार बार कहती थी कि वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। उसके साथ बचपन में बार बार दुर्व्यवहार हुआ था और जब भी कोई उससे जोर से बात करता, उसका शरीर कांपने लगता और दिमाग सुन्न हो जाता। वह जानती थी कि सामने वाला उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन उसका दिमाग और शरीर यह मान चुके थे कि खतरा सामने है। ऐसे में वह किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं कर पाती और यही ऑटोनॉमिक लॉस की स्थिति बन जाती है, यानी व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार ट्रॉमा से गुजरता है और हर बार उसकी मर्जी की अनदेखी होती है, तब वह धीरे धीरे खुद की इच्छा को ही महत्व देना छोड़ देता है। उसे यह यकीन नहीं रहता कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बदल सकता है या अपने लिए कुछ चुन सकता है। वह बाहरी घटनाओं के अनुसार बहता है और जब भी वह खुद से कोई निर्णय लेना चाहता है, उसका शरीर तनावग्रस्त हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। कई बार यह स्थिति इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति को अपनी पसंद, नापसंद, यहां तक कि अपनी जरूरतें भी समझ नहीं आती। वह मैं क्या चाहता हूं जैसे सवाल का जवाब भी नहीं दे पाता। इस चैप्टर में डॉक्टर यह भी समझाते हैं कि ट्रॉमा का असर केवल चेतन मन पर नहीं, बल्कि शरीर की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर भी होता है। वही सिस्टम जो सांस, धड़कन, मांसपेशियों की प्रतिक्रिया जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। ट्रॉमा पीड़ितों में यह सिस्टम अक्सर हाइपर एक्टिव या पूरी तरह सुन्न हो जाता है, यानी या तो वे छोटी छोटी बातों पर बेहद उत्तेजित हो जाते हैं या फिर पूरी तरह निष्क्रिय, जैसे लकवाग्रस्त हों। यह शारीरिक प्रतिक्रिया उनकी मर्जी के बाहर होती है और यही उन्हें बार बार यह एहसास कराती है कि वे अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं रख सकते। डॉक्टर वैन डर कोल्क यह भी बताते हैं कि हीलिंग की शुरुआत वहीं से होती है जहां व्यक्ति को दोबारा यह अनुभव होता है कि मैं कुछ चुन सकता हूं। यह अनुभव थेरेपी, माइंडफुलनेस या सुरक्षित और सम्मानजनक रिश्तों के जरिए आता है। जब कोई व्यक्ति छोटे छोटे फैसले खुद लेने लगता है, जैसे कि मैं कब बोलूं, मैं किससे मिलूं या मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, तब धीरे धीरे उसका दिमाग और शरीर उसे फिर से मालिक मानने लगते हैं। वह यह महसूस करना शुरू करता है कि वह केवल पीड़ित नहीं है, वह एक इंसान है जो फिर से अपनी जिंदगी की कमान संभाल सकता है। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यही है कि ट्रॉमा के कारण जो व्यक्ति समय, विकल्प और आत्मनिर्णय की शक्ति खो देता है, वह वापस उन्हें पा सकता है अगर उसे दोबारा यह एहसास कराया जाए कि वह सुरक्षित है और उसके पास विकल्प है। हीलिंग सिर्फ दर्द से बाहर आने की नहीं, बल्कि अपने भीतर यह विश्वास पैदा करने की प्रक्रिया है कि अब मैं तय करूंगा कि मेरे साथ क्या होगा। जब यह विश्वास लौटता है तो ट्रॉमा की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और वही होती है असली मुक्ति की शुरुआत। चैप्टर 7 गेटिंग ऑन द शेम ट्रेन। ट्रॉमा, शर्म और आत्मछवि का विघटन। ट्रॉमा केवल वह नहीं जो हमारे साथ हुआ, बल्कि वह भी होता है जो हम उसके बाद अपने बारे में सोचने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति अत्याचार, दुर्व्यवहार या हिंसा का शिकार होता है तो वह केवल दर्द महसूस नहीं करता, वह खुद को दोषी मानने लगता है। यह शर्म, यह आत्मनिंदा ट्रॉमा के सबसे गहरे और छुपे हुए जख्म होते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसल वैन डर कोल्क बताते हैं कि कैसे ट्रॉमा से जूझ रहे लोग अक्सर खुद को ही उस त्रासदी का कारण मानते हैं और यह शर्म उनकी आत्मछवि को इस कदर बदल देती है कि वे खुद को प्यार, सुरक्षा और सम्मान के योग्य नहीं समझते। डॉक्टर बताते हैं कि जब कोई बच्चा या वयस्क ऐसे हालात में होता है जहां वह असहाय होता है, जैसे किसी करीबी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो या कोई ऐसा हादसा जिसमें उसका कोई कसूर न हो, तब भी उसका मन यह सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मैं गलत था, क्योंकि मुझ में कोई कमी थी। यह शर्म तब और गहराती है
जब समाज या परिवार भी उस दर्द को मान्यता नहीं देता या उसे चुप रहने के लिए मजबूर करता है। ऐसे में ट्रॉमा केवल बाहरी हमला नहीं रहता, वह आत्मा पर लगा एक स्थायी दाग बन जाता है। डॉक्टर वैन डर कोल्क बताते हैं कि कई बार ट्रॉमा पीड़ित बोल ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ, न केवल इसलिए कि उन्हें डर लगता है, बल्कि इसलिए भी कि वे महसूस करते हैं कि उन्हें कोई सुनेगा ही नहीं या वे खुद ही दोषी ठहराए जाएंगे। इस अनस्पीकेबल शेम के कारण वे धीरे धीरे सामाजिक रूप से कटने लगते हैं, अपने रिश्तों में झिझकने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, खुद को नजरें मिलाकर देखने से डरने लगते हैं। शर्म उनके व्यवहार, उनकी चाल, उनके बोलने के ढंग, यहां तक कि उनके शरीर की भाषा में भी झलकने लगती है। वे खुद को छोटा महसूस करते हैं, जैसे उनकी उपस्थिति दुनिया पर बोझ हो। इस चैप्टर में एक किशोरी की कहानी बताई गई है जिसे उसके सौतेले पिता ने कई वर्षों तक शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया। वह जानती थी कि वह निर्दोष थी, लेकिन जब वह स्कूल जाती तो उसे लगता कि सब उसे देख रहे हैं, उसे जज कर रहे हैं। वह अपना चेहरा नीचे रखती, दोस्तों से दूरी बनाती और धीरे धीरे पढ़ाई में पिछड़ने लगी। डॉक्टर समझाते हैं कि यह आत्म छवि में बदलाव ट्रॉमा का गहरा असर है और जब तक शर्म का पर्दा नहीं हटेगा, हीलिंग अधूरी रहेगी। शर्म का दूसरा पहलू यह है कि यह व्यक्ति को खुद से लड़ने पर मजबूर करता है। वह अपने ही शरीर से नफरत करने लगता है क्योंकि वही उसे उस दर्द की याद दिलाता है। कुछ लोग अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कटिंग, ओवर ईटिंग या ड्रग्स लेना, ताकि वे उस भीतरी पीड़ा को दबा सकें जिसे शब्द नहीं मिलते। वे सोचते हैं कि अगर वे खुद को बदल लेंगे और ज्यादा अच्छे बनेंगे और ज्यादा मेहनती और ज्यादा शांत, तो शायद वे उस दर्द से बच सकेंगे। लेकिन असलियत यह होती है कि वे उस शर्म के जाल में और गहराई तक फंस जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हीलिंग की दिशा में सबसे पहला कदम होता है उस शर्म को आवाज देना। जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव को सुरक्षित वातावरण में साझा करता है और सामने वाला उसे दोषी नहीं ठहराता, बल्कि विश्वास और करुणा से सुनता है, तो वह पहली बार खुद को निर्दोष महसूस करने लगता है। यही भाव, यही मान्यता कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ लेकिन मैं गलत नहीं हूं, आत्म छवि को फिर से बनाने की नींव रखता है। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यही है कि ट्रॉमा केवल एक याद नहीं होता, वह एक पहचान बन जाता है। और जब उस पहचान की नींव शर्म पर रखी जाती है तो इंसान खुद से कट जाता है। उसे वापस खुद से जोड़ने के लिए जरूरी है कि वह उस शर्म को बाहर निकाल सके, उसे समझ सके और यह महसूस कर सके कि वह अकेला नहीं है। डॉक्टर वैन डर कोल्क जोर देते हैं कि ट्रॉमा की असली मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने अनुभव को साझा कर सके, स्वीकार कर सके और यह जान सके कि वह फिर से सम्मान और प्यार के योग्य है। यह पुनर्संयोजन, यह आत्म करुणा ही हीलिंग की सबसे सच्ची शुरुआत है। चैप्टर 8, ट्रॉमा एंड क्राइम। जब जख्म बन जाते हैं गुस्से की आग, ट्रॉमा सिर्फ दर्द नहीं छोड़ता, वह कई बार गुस्से, विद्रोह और अपराध में भी बदल जाता है। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसिल वैन डर कोल्क बताते हैं कि कैसे गहरी चोट खाने वाले कई लोग बाद में खुद दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं। वे अपराध करते हैं, हिंसा में शामिल होते हैं और समाज से टकराने लगते हैं। यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल सत्य है। जब किसी इंसान को लगातार असहाय, अपमानित और चोटिल महसूस कराया जाता है, तो उसके भीतर एक ज्वाला जलती है जो या तो भीतर ही भीतर उसे जला डालती है या फिर किसी और पर फूट पड़ती है। डॉक्टर बताते हैं कि ट्रॉमा का असर हमारे दिमाग के उस हिस्से पर होता है जो खतरे को पहचानता है और प्रतिक्रिया देता है, यानी एमिगडाला। जब कोई व्यक्ति बार बार दर्दनाक अनुभव से गुजरता है, तो उसका एमिगडाला इतना सक्रिय हो जाता है कि वह हर स्थिति में खतरा देखने लगता है। उसके लिए कोई ऊंची आवाज, किसी का गुस्से से देखना या मामूली असहमति भी एक हमले की तरह लगती है और उसका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, या तो भागता है या हमला करता है। यही वह जगह है जहां ट्रॉमा हिंसा में बदलने लगता है। इस चैप्टर में डॉक्टर ने जेल में बंद कई कैदियों के उदाहरण दिए हैं। वे बताते हैं
कि इनमें से अधिकतर लोगों का बचपन गंभीर रूप से हिंसक, उपेक्षित या शोषण से भरा हुआ था। इन कैदियों से जब उनके अतीत के बारे में पूछा गया तो बहुतों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी जिंदगी कभी उनके हाथ में रही ही नहीं। जब बचपन में कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता, जब उसे बार बार अपमान और चोट मिलती है, तो वह भीतर से टूट जाता है। और जब उसे पहली बार कहीं ताकत या हिंसा का एहसास मिलता है तो वह उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वही उसे पहली बार कंट्रोल का एहसास कराती है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे लोग जब अपराध करते हैं तो अक्सर उन्हें खुद पर भी गुस्सा होता है, लेकिन उससे ज्यादा वे दुनिया पर नाराज होते हैं। उस दुनिया पर जिसने उन्हें अनदेखा किया, धोखा दिया और जिंदा रहते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। वे नहीं जानते कि अपने दर्द को कैसे व्यक्त करें, इसलिए वह दर्द गुस्से, क्रोध और हिंसा बनकर बाहर आता है। यही कारण है कि जब तक हम ट्रॉमा की जड़ों को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपराध की असली वजह को नहीं पकड़ पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है रीएनैक्टमेंट, यानी बार बार उसी ट्रॉमा को दोहराना। ट्रॉमा झेल चुके कई लोग अनजाने में ऐसे हालात चुनते हैं या बनाते हैं जहां वही भावनाएं दोबारा पैदा होती हैं, जैसे अपमान, डर, नियंत्रण खोना। वे ऐसी जगहों पर जाते हैं, वैसे लोगों के पास रहते हैं या वैसे काम करते हैं जो उन्हें फिर से पीड़ा की याद दिलाएं। कभी कभी वे खुद को चोट पहुंचाते हैं तो कभी दूसरों को। यह एक चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है जब तक कोई उसे पहचान न ले। डॉक्टर वैन डर कोल्क जोर देकर कहते हैं कि अपराधियों को केवल बुरा इंसान मानना आसान है, लेकिन अगर हम उनके अतीत को देखें तो पाएंगे कि वे पहले खुद शिकार रहे हैं और हीलिंग के बिना वे उस भूमिका से बाहर नहीं निकल सके। यही कारण है कि जेल और दंड प्रणाली को सिर्फ सजा देने वाली नहीं, बल्कि ट्रीटमेंट देने वाली बनना होगा। अगर हम अपराध को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमें उस ट्रॉमा को पहचानना और संबोधित करना होगा जो उसके पीछे छुपा है। इस चैप्टर का सबसे जरूरी संदेश यही है, ट्रॉमा केवल पीड़ित पैदा नहीं करता, वह कभी कभी अपराधी भी बना देता है। लेकिन इन दोनों भूमिकाओं के पीछे एक ही दर्द, एक ही असहायता और एक ही इंसान छुपा होता है। अगर हम हीलिंग की जगह सजा पर जोर देते रहेंगे तो हम ना ही अपराध को कम कर पाएंगे और ना ही इंसान को समझ पाएंगे। इलाज की शुरुआत तभी होती है जब हम दर्द को पहचानते हैं और फिर उसे उस दिशा में मोड़ते हैं जहां वह खुद को दोहराने के बजाय खत्म हो सके। यही ट्रॉमा को अपराध में बदलने से रोकने की असली राह है। चैप्टर 9, व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट। ट्रॉमा, लगाव और रिश्तों की उलझन। प्यार एक ऐसा शब्द जो सुरक्षा, अपनापन और जुड़ाव की भावना से भरा होता है, लेकिन ट्रॉमा से गुजरे लोगों के लिए प्यार अक्सर डर, संकोच और असहजता का दूसरा नाम बन जाता है। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसल वैन डर कोल्क ये गहराई से समझाते हैं कि कैसे बचपन में या किसी गहरे आघात के बाद इंसान का लगाव, अटैचमेंट का तरीका ही बिगड़ जाता है और वह सुरक्षित और सच्चे रिश्तों से खुद को अलग करने लगता है, भले ही उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। डॉक्टर बताते हैं कि इंसानी मस्तिष्क जन्म से ही जुड़ाव चाहता है। जब एक बच्चा रोता है और उसकी माँ उसे गोद में उठाती है, जब कोई उसे स्नेह से सहलाता है या जब उसे सुरक्षित महसूस कराया जाता है, तब उसका दिमाग इस दुनिया को एक भरोसेमंद जगह मानता है। लेकिन अगर वही बच्चा बार बार उपेक्षा, हिंसा या अस्थिर माहौल में पलता है तो वह यह सीखता है कि दुनिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता और न ही प्यार पर। वह लगाव से नहीं बल्कि डर से रिश्ते बनाता है और यह डर उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। इस चैप्टर में एक महिला की कहानी है जो रिश्तों में बार बार धोखा खाती थी, लेकिन फिर भी उसी तरह के लोगों की ओर खिंचती चली जाती थी जो उसे नजरअंदाज करते, इस्तेमाल करते या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाते। डॉक्टर वैन डर कोल्क बताते हैं कि यह महज संयोग नहीं बल्कि डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट का नतीजा था। जब कोई इंसान ट्रॉमा के कारण बचपन में यह अनुभव करता है कि प्यार और दर्द साथ साथ आते हैं, तो वह बड़ा होकर भी उसी परिचित पैटर्न की तलाश करता है, इवन इफ इट हर्ट्स। ट्रॉमा पीड़ितों को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब कोई उन्हें सच में समझता है या उनसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है।
वह अच्छाई को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनका अनुभव बताता है कि हर रिश्ते के पीछे कोई स्वार्थ, धोखा या दर्द छुपा है। ऐसे में वे या तो उस व्यक्ति को दूर कर देते हैं या फिर खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं, ताकि वही नतीजा सामने आए जिसकी उन्हें आदत है। डॉक्टर कहते हैं कि यह सेल्फ सैबोटाज नहीं, बल्कि एक प्रकार की सुरक्षा प्रणाली है, ट्रॉमा से बचे रहने का एक गलत लेकिन परिचित तरीका। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रॉमा के बाद शरीर और दिमाग का रुख सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति सिर्फ बाहरी खतरों से डरता है, बल्कि वह अपने भावनात्मक अनुभवों से भी डरने लगता है। जब कोई प्यार करता है, जुड़ाव महसूस करता है या अपनापन अनुभव करता है, तो उसके भीतर का डर सक्रिय हो जाता है। क्या होगा अगर यह चला गया? क्या होगा अगर यह भी मुझे चोट पहुंचाएगा? यही डर उसे उस प्यार से दूर धकेल देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। डॉक्टर वैन डर कोल्क यह भी बताते हैं कि ट्रॉमा के कारण व्यक्ति को अपने शरीर में असहजता महसूस होती है, और जब किसी का शरीर ही उसे डराता है तो वह दूसरे से शारीरिक या भावनात्मक रूप से जुड़ ही नहीं पाता। वह स्पर्श से डरता है, भावनाओं से भागता है और कभी-कभी इंटीमेसी को खतरे की तरह महसूस करता है। यही वजह है कि ट्रॉमा से जूझ रहे लोग अच्छे रिश्तों को बनाए नहीं रख पाते, भले ही वे उन्हें कितना भी चाहें। लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण है। डॉक्टर समझाते हैं कि जब ट्रॉमा पीड़ित को धीरे धीरे यह अनुभव कराया जाता है कि वह रिश्तों में सुरक्षित है, जब उसे धैर्य, करुणा और स्थिरता से भरा साथ मिलता है, तब उसका दिमाग दोबारा विश्वास करना सीखता है। यह हीलिंग एक दिन में नहीं होती, लेकिन हर बार जब वह डर के बावजूद जुड़ाव महसूस करता है, जब वह किसी की मौजूदगी में खुद को सहज महसूस करता है, तो उसका आत्मा यह सीखने लगती है कि प्यार केवल दर्द नहीं है, प्यार सुरक्षा भी है, अपनापन भी है और शांति भी है। इस चैप्टर का सार यही है, ट्रॉमा केवल अतीत का जख्म नहीं होता, वह रिश्तों के वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करता है। लेकिन अगर कोई ट्रॉमा पीड़ित इंसान धीरे धीरे सुरक्षित, भरोसेमंद और बिना शर्त प्यार भरे माहौल में जीना सीख जाए, तो वह न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी दोबारा जुड़ सकता है। यही जुड़ाव, यही कनेक्शन हीलिंग की सबसे सुंदर दिशा है, जहां दर्द की जगह प्यार रह जाता है और डर की जगह अपनापन। चैप्टर 10, डेवलपिंग सेफ्टी, मस्तिष्क, शरीर और विश्वास की मरम्मत। ट्रॉमा से उबरने की यात्रा की असली शुरुआत वहीं से होती है, जहां व्यक्ति खुद को दोबारा सुरक्षित महसूस करना सीखता है। यह सुरक्षा कोई बाहरी कवच नहीं होती, बल्कि शरीर और दिमाग के भीतर उपजा हुआ एक गहरा भरोसा होता है कि अब खतरा टल चुका है, कि अब दुनिया पहले जैसी खतरनाक नहीं रही। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसेल वैन डर कोल्क यह स्पष्ट करते हैं कि हीलिंग की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है सेफ्टी, एक ऐसा आंतरिक अनुभव जो ट्रॉमा के कारण टूट चुका होता है। डॉक्टर बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपमान, हिंसा या उपेक्षा का शिकार होता है, तो उसका दिमाग हर समय अलर्ट मोड में रहने लगता है। जैसे ही कोई छोटी सी आहट या इशारा भी आता है, शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इससे न केवल दिमाग थक जाता है, बल्कि शरीर भी लगातार तनाव में रहने लगता है। मांसपेशियां कस जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और व्यक्ति को हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। यही कारण है कि ट्रॉमा से पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे मुश्किल काम होता है आराम करना, शांत बैठना या किसी पर भरोसा करना। डॉक्टर उदाहरण देते हैं एक फौजी का, जो युद्ध से लौटने के बाद भी हर आवाज से चौंक जाता था। उसका शरीर यह मान चुका था कि वह अभी भी युद्ध के मैदान में है। जब तक उसका दिमाग यह नहीं मान लेता कि अब वह सुरक्षित है, तब तक वह कभी भी गहराई से सांस नहीं ले पाएगा। इसी तरह एक बच्चे का उदाहरण है जो अपने माता पिता की हिंसा का गवाह बना। बड़ा होकर जब भी कोई ऊंची आवाज में बोलता, वह कांपने लगता और रोने लगता, क्योंकि उसके शरीर ने उस अनुभव को सुरक्षा की बजाय खतरे से जोड़ रखा था। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे लोग तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक उन्हें दोबारा फेल्ट सेंस ऑफ सेफ्टी न मिले, यानी शरीर के स्तर पर यह एहसास न हो कि अब सब ठीक है। सुरक्षा का यह एहसास किसी दवा या बातों से नहीं आता,
इसके लिए व्यक्ति को अपने शरीर से दोबारा जुड़ना होता है। यही कारण है कि डॉक्टर वैन डर कोल्क थेरेपी के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ बॉडी बेस्ड थेरेपी जैसे योगा, ब्रीदिंग, सेंसिंग और मूवमेंट को भी हीलिंग का हिस्सा मानते हैं। जब व्यक्ति ध्यानपूर्वक सांस लेता है, शरीर के भीतर हो रही गतिविधियों को महसूस करता है और धीरे धीरे उसे नियंत्रित करना सीखता है, तब उसके मस्तिष्क को यह सिग्नल मिलता है कि अब खतरा नहीं है। इसी तरह जब कोई थेरेपिस्ट ट्रॉमा पीड़ित को स्थिर, शांत और दयालु तरीके से हैंडल करता है, तो उसका शरीर भी धीरे धीरे सीखता है कि हर रिश्ता डरावना नहीं होता। इस चैप्टर में डॉक्टर यह भी बताते हैं कि कई बार व्यक्ति हीलिंग से भी डरने लगता है, क्योंकि दर्द उसके लिए जाना पहचाना होता है और शांति अजनबी। लेकिन अगर उसे धीरे धीरे और लगातार ऐसे अनुभव मिले जो उसकी नर्वस सिस्टम को शांत करें, जैसे सुरक्षित लोगों की उपस्थिति, स्पर्श जो सुकून दे, शब्द जो ठहराव लाए, तो वह फिर से शरीर में रहना सीख सकता है। यह रहना, इनहैबिटिंग द बॉडी, ट्रॉमा से बाहर आने की नींव है। डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी ट्रॉमा पीड़ित को जब तक सुरक्षा का गहरा अनुभव नहीं कराया जाता, तब तक उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह दुनिया को एक भरोसेमंद जगह समझेगा। चैप्टर के अंत में डॉक्टर एक महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। हीलिंग का मतलब सिर्फ अतीत को भूल जाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है कि व्यक्ति अब अपने शरीर में रहते हुए वर्तमान को अनुभव कर सके, बिना डरे, बिना भागे। वह किसी की आंखों में देख सके, किसी की बात सुन सके और अपनी भावनाओं को महसूस कर सके, बिना यह सोचे कि वह टूट जाएगा। यही सुरक्षा की भावना है। यही पहला और सबसे जरूरी कदम है उस रास्ते पर जो ट्रॉमा से आजादी की ओर जाता है। चैप्टर 11, ट्रॉमा और मस्तिष्क। हमारा दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है। जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं तो अक्सर हम इसके मानसिक और भावनात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन ट्रॉमा का असर हमारे मस्तिष्क पर भी गहरा होता है। डॉक्टर बेसेल वैन डर कोल्क इस चैप्टर में बताते हैं कि मस्तिष्क ट्रॉमा के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया करता है और क्यों यह मानसिक स्वास्थ्य पर इतना बड़ा असर डालता है। हमारे दिमाग का मुख्य उद्देश्य हमेशा सुरक्षा की भावना को बनाए रखना होता है। इसलिए जब शरीर खतरे में होता है तो मस्तिष्क तुरंत कार्यवाही करता है। यह सुरक्षा तंत्र हमारा फाइट या फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया होता है। जब हम किसी भी प्रकार के खतरे का सामना करते हैं तो मस्तिष्क का एक हिस्सा जो अमिगडाला कहलाता है, सक्रिय हो जाता है और शरीर को तैयार करता है। यह गहरे रूप से हमारी प्राचीन अस्तित्व की जरूरतों से जुड़ा होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ट्रॉमा का सामना करता है तो यह प्रतिक्रिया लगातार सक्रिय रहती है। मस्तिष्क के कई हिस्से, विशेष रूप से अमिगडाला, आगे बढ़कर हर स्थिति को खतरे के रूप में देखने लगता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को हर समय खतरों का एहसास होता है, चाहे वे वास्तविक हों या कल्पनात्मक। डॉक्टर वैन डर कोल्क बताते हैं कि ट्रॉमा से प्रभावित व्यक्ति का मस्तिष्क बिना किसी कारण के भी अलर्ट मोड में रहता है। यह उसकी जीवन शैली को प्रभावित करता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क हर समय गहरे तनाव और खतरे से भरा रहता है। इसके अलावा ट्रॉमा से प्रभावित व्यक्ति का हिप्पोकैम्पस, जो मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो स्मृतियां संकलित करता है, भी प्रभावित हो जाता है। ट्रॉमा से गुजरे हुए लोग अक्सर अपनी घटनाओं को ठीक से याद नहीं कर पाते या फिर उनकी यादें अस्पष्ट होती हैं। डॉक्टर का कहना है कि हिप्पोकैम्पस का कमजोर पड़ना इस वजह से होता है कि मस्तिष्क के बाकी हिस्से जैसे अमिगडाला बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं और इनकी गतिविधि हिप्पोकैम्पस को दबा देती है। इस कारण ट्रॉमा पीड़ित व्यक्ति को अपनी यादें और घटनाएं स्पष्ट रूप से नहीं याद आती। इसके अलावा ट्रॉमा के कारण हमारे दिमाग का कॉर्टेक्स भी प्रभावित होता है, जो हमारी सोच, निर्णय लेने और भावनाओं के साथ काम करने का हिस्सा है। जब यह हिस्सा कमजोर होता है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में परेशानी महसूस करता है और गलत निर्णय लेने लगता है। यह स्थिति ऐसे व्यक्ति को महसूस कराती है कि वह अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है और यह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को और बढ़ा देता है। डॉक्टर वैन डर कोल्क बताते हैं
कि ट्रॉमा के प्रभाव से मस्तिष्क में बहुत गहरे बदलाव आते हैं। मस्तिष्क के इन हिस्सों में होने वाले इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को हर समय चिंता, भय और तनाव महसूस हो सकता है। यह केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी महसूस होती है। चक्कर आना, सिर दर्द, पेट में ऐंठन, यह सब मस्तिष्क के उस हिस्से से जुड़ी समस्याओं का परिणाम हो सकते हैं। हालांकि डॉक्टर यह भी बताते हैं कि मस्तिष्क की यह संरचना पूरी तरह से स्थिर नहीं होती। जैसे हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगती है तो वह ठीक हो सकता है, वैसे ही मस्तिष्क भी सुधार सकता है। डॉक्टर वैन डर कोल्क ने यह स्पष्ट किया है कि मस्तिष्क के पुनर्निर्माण, न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्षमता बहुत मजबूत होती है। अगर व्यक्ति को सही तरीके से उपचार मिले तो मस्तिष्क अपनी संरचना को फिर से बदल सकता है। थेरेपी, ध्यान और योग जैसी विधियां मस्तिष्क की पुनः सक्रियता में मदद करती हैं और व्यक्ति को ट्रॉमा के प्रभावों से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि ट्रॉमा सिर्फ मानसिक अनुभव नहीं है, यह मस्तिष्क और शरीर पर गहरा असर डालता है। अगर हम यह समझ सकें कि मस्तिष्क किस तरह से ट्रॉमा पर प्रतिक्रिया करता है, तो हम उस प्रक्रिया को ठीक करने में सफल हो सकते हैं। ट्रॉमा से उबरने के लिए केवल मानसिक ताकत नहीं, बल्कि मस्तिष्क के संरचनात्मक बदलाव की समझ और उपचार की भी आवश्यकता होती है। चैप्टर 12, दूनो हरम, बच्चों की सुरक्षा बनाम जरूरत की अनदेखी। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसिल वैन डर कोल्क एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय को उठाते हैं। जब हम बच्चों की सुरक्षा के नाम पर उनके भावनात्मक विकास को नजरअंदाज कर देते हैं, तब वह क्या नुकसान झेलते हैं। ट्रॉमा का अनुभव करने वाले कई बच्चों को हम शारीरिक रूप से सुरक्षित माहौल में रखते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वह स्नेह, स्पर्श और भरोसा दे पाते हैं जिसकी उन्हें असल में जरूरत है। डॉक्टर कहते हैं कि कई बार डू नो हार्म यानी कोई नुकसान न पहुंचाना सिर्फ एक न्यूनतम स्तर की सोच बन जाती है। लेकिन बच्चों की जरूरत सिर्फ यह नहीं कि उन्हें मारा न जाए, बल्कि यह भी है कि उन्हें गले लगाया जाए, उनसे बात की जाए, उन्हें सुना जाए और उन्हें यह महसूस कराया जाए कि वे महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर उदाहरण देते हैं उन बच्चों का जो फॉस्टर केयर या शेल्टर होम्स में रहते हैं। उन्हें खाना, कपड़ा और छत तो मिलती है, लेकिन अगर कोई उन्हें स्नेह से नहीं छूता, आंखों में देखकर उनसे बात नहीं करता या उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता, तो यह भी एक प्रकार की उपेक्षा होती है, निग्लेक्ट। और यह उपेक्षा बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर वैसा ही असर डालती है जैसा कि हिंसा या डर डालता है। डॉक्टर बताते हैं कि इंसानी दिमाग विशेषकर बचपन में जुड़ाव, अटैचमेंट से बनता है। जब बच्चे को यह एहसास होता है कि उसकी भावनाएं मायने रखती हैं, उसकी जरूरतें पूरी होती हैं और कोई है जो उसे समझता है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास, करुणा और सामाजिक जुड़ाव की नींव पड़ती है। लेकिन अगर वही बच्चा हर समय नियंत्रण, आदेश और दूरी में जीता है, तो वह अंदर ही अंदर यह मान लेता है कि वह किसी लायक नहीं है, कि वह अकेला है और दुनिया भरोसे के काबिल नहीं है। डॉक्टर वैन डर कोल्क यह समझाते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए फिर सुरक्षा का अर्थ ही बदल जाता है। वे किसी के करीब आने से डरते हैं, स्पर्श को खतरा मानते हैं और सच्चे जुड़ाव से असहज महसूस करते हैं। यह प्रतिक्रिया बाद में उनके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, चाहे वह स्कूल में हो, दोस्ती में हो या वयस्क रिश्तों में। चैप्टर में एक ऐसे शेल्टर होम का जिक्र है जहां बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट तो नहीं दी जाती थी, लेकिन वहां के नियम इतने कठोर थे कि बच्चे इंसान की बजाय कैदी की तरह महसूस करते थे। वहां कोई उन्हें प्यार से नहीं बुलाता था, कोई उनकी ड्राइंग्स को नहीं देखता था और कोई उन्हें बेड टाइम स्टोरी नहीं सुनाता था। डॉक्टर कहते हैं कि यह भी एक प्रकार की इमोशनल डिप्रिवेशन है, भावनात्मक भूख जो दिखती नहीं लेकिन भीतर से व्यक्ति को तोड़ देती है। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि हीलिंग सिर्फ दवा या नियमों से नहीं आती, बल्कि कनेक्शन से आती है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे ट्रॉमा से बाहर आएं, तो हमें उन्हें सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि जुड़ा हुआ महसूस कराना होगा। उनके लिए ऐसे माहौल बनाने होंगे जहां वे अपने डर, गुस्से या दुख को साझा कर सकें, जहां कोई उनकी भावनाओं को नाम दे सके, उन्हें वैलिडेट कर सके और बिना डरे
उन्हें अपना पेन एक्सप्रेस करने दे। इस चैप्टर का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब डॉक्टर बताते हैं कि कई बार समाज के नियम इतने सेफ बनने की कोशिश करते हैं कि वे कनेक्शन ही खत्म कर देते हैं। जैसे किसी थेरेपिस्ट को बच्चे को गले लगाने की अनुमति नहीं देना, या फॉस्टर पेरेंट्स को बच्चे के बगल में बैठकर उसे चुप कराने से रोकना। डॉक्टर कहते हैं कि ट्रॉमा से बाहर लाने के लिए जरूरी है कि बच्चा कनेक्शन को महसूस करे, वह गर्माहट, वह उपस्थिति, वह समझ, जो हीलिंग की असली कुंजी है। इस चैप्टर का सार यह है कि बच्चों को सिर्फ हिंसा से बचा लेना काफी नहीं है, उन्हें वह प्रेम, समझ और अपनापन देना भी जरूरी है जो उनके मस्तिष्क, शरीर और आत्मा को विकसित कर सके। डू नो हार्म का अर्थ सिर्फ नुकसान न करना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जो बच्चे को संपूर्ण रूप से जीने दे। यही असली हीलिंग है। यही वह नींव है जिस पर एक सुरक्षित, जुड़ा हुआ और संवेदनशील इंसान बन सकता है। चैप्टर 13, लैंग्वेज ऑफ ट्रॉमा। जब शरीर बोलता है लेकिन जुबान नहीं। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसिल वैन डर कोल्क हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रॉमा सिर्फ यादों या शब्दों में नहीं होता, बल्कि वह शरीर में फंसी हुई एक ऐसी भाषा में बोलता है जिसे शब्दों से पकड़ पाना मुश्किल होता है। बहुत से ट्रॉमा पीड़ितों के साथ यह समस्या होती है कि वे जो कुछ महसूस कर रहे होते हैं उसे वे जुबान से बयान नहीं कर पाते। यह न बोल पाना कोई बहाना नहीं, बल्कि मस्तिष्क की संरचना में आया एक बदलाव होता है जिसे डॉक्टर स्पीचलेस टेरर कहते हैं। एक ऐसा भय जो व्यक्ति की आवाज ही छीन लेता है। जब इंसान गहरे ट्रॉमा से गुजरता है तो मस्तिष्क का वह हिस्सा जो भाषा को नियंत्रित करता है, यानी ब्रोकाज एरिया, अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि उस क्षण की घटनाएं व्यक्ति के दिमाग में तो दर्ज हो जाती हैं, लेकिन वह उन्हें शब्दों में नहीं बदल पाता। इसलिए बहुत बार ट्रॉमा पीड़ित व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, या मैं शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि वह सचमुच उस अनुभव को आर्टिकुलेट नहीं कर सकता। उसकी बॉडी वो सब कुछ याद रखती है, लेकिन जुबान चुप हो जाती है। डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम ऐसे व्यक्ति को बार बार बोलने के लिए मजबूर करते हैं, बताओ क्या हुआ था, याद करो, सब कहो, तो हम अनजाने में उसे और गहरे ट्रॉमा में धकेल सकते हैं। डॉक्टर कुछ केस स्टडीज साझा करते हैं जहां मरीजों ने सालों तक अपने साथ हुए दुर्व्यवहार, अपमान या यौन हिंसा को सिर्फ इसलिए छुपाए रखा क्योंकि वे उसे कह नहीं पाए, लेकिन उनके शरीर ने वो सब कुछ संभाल रखा था। डर, घबराहट, पेट में दर्द, नींद की गड़बड़ी, अचानक गुस्सा या भावनात्मक झटका, यह सब शरीर की भाषा है जो यह बताती है कि अंदर कुछ बहुत गहरे स्तर पर टूटा है। डॉक्टर कहते हैं कि ट्रॉमा को ठीक करने के लिए पहले यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति शब्दों में नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या हुआ। इसलिए वह थेरेपी के ऐसे तरीकों की बात करते हैं जो वर्बल एक्सप्रेशन पर निर्भर नहीं करते, जैसे कि ड्रामा थेरेपी, मूवमेंट थेरेपी, आर्ट थेरेपी और बॉडी वर्क। इन तरीकों में व्यक्ति अपनी भावनाओं को शरीर की गति, चित्रों, रंगों या एनैक्टमेंट के जरिए व्यक्त कर सकता है। डॉक्टर का मानना है कि जब ट्रॉमा पीड़ित अपनी चुप्पी को रंग, गति या ध्वनि में बदलने लगता है, तब हीलिंग की असली प्रक्रिया शुरू होती है। वह सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि संवेदी अनुभवों से खुद को दोबारा जोड़ता है। एक उदाहरण में डॉक्टर एक लड़की का जिक्र करते हैं जिसने बचपन में शोषण झेला था। वह बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी ड्राइंग्स चीख रही थीं, काली रेखाएं, बिखरे हुए चेहरे, बंद दरवाजे। जब उसकी थेरेपिस्ट ने उन ड्राइंग्स को समझना शुरू किया, तब उस लड़की को यह भरोसा मिला कि कोई है जो उसकी बिना शब्दों की आवाज भी सुन सकता है। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे शब्दों में बात करना शुरू किया और वह प्रक्रिया जो कभी असंभव लगती थी शुरू हो गई। चैप्टर के अंत में डॉक्टर यह स्पष्ट करते हैं कि ट्रॉमा का असर सिर्फ दिमाग या याददाश्त पर नहीं, बल्कि हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता पर भी होता है। लेकिन इसका समाधान जरूरी नहीं कि सिर्फ बोलना हो। हमें ऐसे टूल्स, माध्यम और स्थान देने होंगे जहां ट्रॉमा पीड़ित अपनी मौन भाषा में हीलिंग की शुरुआत कर सके। शब्द जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कनेक्शन, एक ऐसा भरोसा कि मेरी कहानी मेरी चुप्पी में भी सुनी जा सकती है।
यही वह समझ है जो इस चैप्टर का मूल है, और यही वह दृष्टिकोण है जो ट्रॉमा के इलाज को करुणा और संवेदनशीलता से जोड़ता है। चैप्टर 14, सेल्फ लीडरशिप। जब भीतर के हिस्से एक दूसरे से बात करते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसल वैन डर कोल्क हमें इंसानी मन की उस जटिल संरचना से परिचित कराते हैं जिसमें हमारा व्यक्तित्व एक अकेली इकाई नहीं बल्कि कई आंतरिक हिस्सों का मेल होता है। ट्रॉमा के संदर्भ में यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि हमारे भीतर कई हिस्से होते हैं, कुछ जो हमें बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ जो दर्द को सहन करते हैं और कुछ जो बार बार हमें उसी अनुभव में फंसा देते हैं। डॉक्टर इसे पार्ट्स थ्योरी के रूप में समझाते हैं, जिसका आधार है कि हम सबके अंदर अलग अलग भूमिका निभाते हिस्से होते हैं, जैसे एक इनर क्रिटिक, एक स्केर्ड चाइल्ड, एक प्रोटेक्टर और एक वुंडेड सेल्फ। जब कोई व्यक्ति ट्रॉमा से गुजरता है तो ये हिस्से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उनमें तालमेल टूटने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा बार बार हिंसा का शिकार होता है तो उसके भीतर एक हिस्सा ऐसा बन सकता है जो कहता है, तू बेकार है, तेरी गलती है। यह हिस्सा दरअसल उसे आगे और नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी भाषा और व्यवहार कठोर होता है। वहीं दूसरा हिस्सा चुपचाप उस डर और दर्द को अपने भीतर दबा रहा होता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता या उसे लगता है कि कोई सुनेगा नहीं। डॉक्टर इस चैप्टर में इंटरनल फैमिली सिस्टम्स (IFS) नामक थेरेपी मॉडल को विस्तार से समझाते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने इन अंदरूनी हिस्सों से संवाद करता है। यह थेरेपी यह नहीं मानती कि आपके अंदर कुछ गलत है, बल्कि यह सिखाती है कि आपके हर हिस्से का कोई उद्देश्य है, कोई मकसद है, इवन इफ इट्स पेनफुल और डिसफंक्शनल। इस प्रक्रिया में सबसे पहला कदम होता है सेल्फ लीडरशिप को जागृत करना। सेल्फ वह हिस्सा है जो शांत, समझदार और करुणामयी होता है, वह जो इन सारे हिस्सों को सुन सकता है बिना उन्हें जज किए। डॉक्टर बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने अंदरूनी हिस्सों से दूरी बना लेता है और सिर्फ सेल्फ की स्थिति में आकर उन्हें सुनना शुरू करता है, तब हीलिंग की असली शुरुआत होती है। जैसे एक लीडर अपनी टीम के अलग अलग सदस्यों को सुने और उनके योगदान को समझे, वैसे ही हमें अपने इनर पार्ट्स को सुनना होता है। कई बार वह हिस्सा जो बार बार गुस्सा करता है, दरअसल हमें पुराने खतरे से बचा रहा होता है, और वह हिस्सा जो हमें नंब बना देता है, वह सिर्फ यह चाहता है कि हम उस पुराने दर्द से टूट न जाएं। IFS का उद्देश्य है इन हिस्सों के बीच रिश्ते को फिर से जोड़ना और सेल्फ को उनके बीच एक कंपैशनेट मीडिएटर की तरह स्थापित करना। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने ट्रॉमा की गहराई में जाना पड़ता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं होता, वह अपने अंदर के लीडर सेल्फ के साथ होता है। डॉक्टर कई केस स्टडीज के जरिए यह दिखाते हैं कि कैसे लोग अपने भीतर के हिस्सों को पहचान कर उनसे संवाद कर पाए और सालों पुराने ट्रॉमा से बाहर निकलने लगे। एक व्यक्ति जिसे हर समय अपराध बोध सताता था, उसने पाया कि उसका इनर क्रिटिक दरअसल एक युवा अवस्था का हिस्सा था, जो बस यह चाहता था कि वह दोबारा वही गलती न करे। जब उसने उस हिस्से से बात की, उसे समझा और उसे आश्वस्त किया कि अब वह सुरक्षित है, तब वह इनर क्रिटिक शांत हुआ। इस चैप्टर की गहराई यही है कि हीलिंग केवल ट्रॉमा की कहानी को दोहराने से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर के हिस्सों को पहचानने, स्वीकारने और उनसे करुणा से संवाद करने से आती है। सेल्फ लीडरशिप का मतलब है कि हम अपने भीतर के डर, गुस्से, शर्म और दर्द से भागे नहीं, बल्कि एक सुरक्षित स्थान बनाकर उन्हें आमंत्रित करें, उन्हें सुने और उन्हें वह सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं। जब ऐसा होता है, तब इंसान अपने ही भीतर एक ऐसा घर बना लेता है जहां वह टूटे हुए हिस्से भी शांति से रह सके। यही ट्रॉमा से उबरने का गहरा और आत्मिक रास्ता है। चैप्टर 15, क्रिएटिंग नेटवर्क्स ऑफ केयर। जब हीलिंग सिर्फ दवा से नहीं, जुड़ाव से आती है। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसल वैन डर कोल्क यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ट्रॉमा से उबरने के लिए अकेला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि यह एक सामाजिक, सामूहिक और व्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए। वे कहते हैं कि ट्रॉमा का अनुभव व्यक्ति को दुनिया से काट देता है, वह खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगता है और यह अलगाव ही उसकी पीड़ा को और गहरा कर देता है। ऐसे में अगर हमें ट्रॉमा से उबरने की एक सच्ची, प्रभावशाली प्रणाली बनानी है,
तो हमें केयर के नेटवर्क्स तैयार करने होंगे। ऐसे नेटवर्क्स जो सिर्फ थेरेपी रूम तक सीमित न हों, बल्कि हमारे स्कूलों, अस्पतालों, कोर्ट, पुलिस सिस्टम और यहां तक कि हमारे घरों में मौजूद हों। डॉक्टर यह तर्क रखते हैं कि कई बार सिस्टम जिसे हेल्प कहता है वह असल में व्यक्ति के ट्रॉमा को और बढ़ा देता है। जैसे एक बच्चे को सुरक्षा देने के नाम पर बार बार फॉस्टर होम्स में बदलना या किसी महिला से उसके ट्रॉमा की सच्चाई पर सवाल उठाना। ये प्रक्रियाएं उसकी आत्मा को और तोड़ती हैं। इसलिए डॉक्टर जोर देकर कहते हैं कि ट्रॉमा सर्वाइवर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिलेशनशिप बेस्ड हीलिंग को अपनाना होगा। इसका मतलब है कि हम व्यक्ति को सिर्फ केस फाइल की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखें जिसे समझे जाने की, जुड़ने की और भरोसे की जरूरत है। वे बताते हैं कि एक ऐसा माहौल जो ट्रॉमा पीड़ित को सुरक्षा, स्थायित्व और समझ देता है, वह दवाइयों या अकेले थेरेपी से कहीं ज्यादा असर करता है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है, कि उसकी कहानी कोई समझता है और कि उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसकी हीलिंग में भरोसेमंद साथी बन सकते हैं, तब वह धीरे धीरे खुद को दोबारा दुनिया से जोड़ने लगता है। डॉक्टर इस संदर्भ में ऐसे प्रोग्राम्स का उदाहरण देते हैं जहां ट्रॉमा सर्वाइवर्स को ग्रुप थेरेपी, योगा, आर्ट, ड्रामा और माइंडफुलनेस जैसी गतिविधियों के जरिए एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। इस चैप्टर में एक बेहद मार्मिक उदाहरण है, एक लड़के का जो बचपन में ट्रॉमा से गुजरा था और जिसे लगातार सिस्टम ने फेल किया। लेकिन जब उसे एक स्कूल में ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने सिर्फ उसका व्यवहार नहीं देखा, बल्कि उसके दर्द को पहचाना और बिना जज किए उसे समझा, तब वह लड़का पहली बार मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ा। डॉक्टर कहते हैं कि यह बदलाव किसी जादू से नहीं हुआ, बल्कि कंसिस्टेंट, कंपैशनेट प्रेजेंस से हुआ। एक ऐसा रिश्ता जो लगातार बना रहा, भले ही उस लड़के ने कई बार गुस्सा दिखाया, चुप्पी साधी या भागने की कोशिश की। डॉक्टर यह भी कहते हैं कि ट्रॉमा केवल व्यक्तिगत मामला नहीं होता, वह सामाजिक, आर्थिक और नस्लीय संदर्भों से भी जुड़ा होता है। ऐसे में अगर समाज में गरीबी, भेदभाव या हिंसा की स्थितियां बनी रहेंगी तो ट्रॉमा का चक्र चलता ही रहेगा। इसलिए हीलिंग सिर्फ एक थेरेपिस्ट का काम नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो किसी ट्रॉमा पीड़ित के संपर्क में आता है, चाहे वह डॉक्टर हो, शिक्षक, पुलिसकर्मी या पड़ोसी। चैप्टर के अंत में डॉक्टर कहते हैं कि जब हम किसी ट्रॉमा सर्वाइवर को यह दिखाते हैं कि वह देखा गया है, सुना गया है और उसका दर्द मायने रखता है, तब हम उसके हीलिंग का दरवाजा खोलते हैं। केयर का नेटवर्क बनाना सिर्फ संरचना का सवाल नहीं है, यह करुणा की संस्कृति बनाने का सवाल है। जब समाज ट्रॉमा को समझता है और जवाब में करुणा से भरपूर ढांचा बनाता है, तभी सच्ची हीलिंग संभव होती है। यही इस चैप्टर का सार है। ट्रॉमा से उबरने की राह अकेले नहीं चलनी होती, वह मिलकर चलने की प्रक्रिया है। चैप्टर 16, ऑन्स अपॉन अ टाइम, द हीलिंग पावर ऑफ स्टोरी। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसेल वैन डर कोल्क इस गहराई से बताते हैं कि कहानी कहना और कहानी सुनना ट्रॉमा से उबरने की एक बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया हो सकती है। वे कहते हैं कि जब इंसान ट्रॉमा से गुजरता है तो उसकी जीवन कथा अचानक टूट जाती है। घटनाएं अब कोई स्पष्ट शुरुआत, मध्य और अंत नहीं रखती, बल्कि वे बिखरी हुई, अधूरी और बार बार दोहराई जाने वाली यादें बन जाती हैं। मस्तिष्क उन अनुभवों को एक साथ जोड़ नहीं पाता और इसीलिए ट्रॉमा पीड़ित का सेंस ऑफ सेल्फ, उसका आत्मबोध, डगमगाने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि जब हम ट्रॉमा की घटनाओं को एक पूर्ण और संरचित कहानी में बदलने लगते हैं, तब हीलिंग की शुरुआत होती है। लेकिन यह कहानी केवल तथ्य नहीं होती, यह भावना, अनुभव और अर्थ की कहानी होती है। उदाहरण के लिए, सिर्फ यह कहना कि मेरे साथ हादसा हुआ था हीलिंग नहीं लाता। लेकिन जब कोई व्यक्ति यह कह पाता है, उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मैं बच गया हूं, तब वह कहानी केवल बीती घटना नहीं, बल्कि उसकी समझ और पहचान का हिस्सा बनती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने ट्रॉमा पर नियंत्रण वापस पाना शुरू करता है, न कि वह अनुभव ही उसे नियंत्रित करता रहे। डॉक्टर इस चैप्टर में नैरेटिव थेरेपी और स्टोरी टेलिंग जैसे तरीकों का जिक्र करते हैं, जिनका उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति अपनी कहानी
खुद कह सके, अपनी जुबान, अपने लहजे और अपने अर्थों के साथ। वे बताते हैं कि कैसे ग्रुप सेटिंग्स में, जहां लोग एक दूसरे की कहानियां सुनते हैं और साझा करते हैं, वहां हीलिंग और गहराई से होती है। जब कोई व्यक्ति कहता है, तुम जो कह रहे हो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था, तो उस क्षण पीड़ित को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, और यही एहसास ट्रॉमा को कमजोर करता है। कई केस स्टडीज के जरिए डॉक्टर दिखाते हैं कि कैसे वर्षों से मौन रहने वाले ट्रॉमा सर्वाइवर्स ने तब बोलना शुरू किया जब उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिला, जहां न उन्हें टोकने वाला कोई था, न ही उनकी कहानी पर शक करने वाला। एक महिला जिसे बचपन में शोषण झेलना पड़ा था, उसने सालों तक उस अनुभव को खुद से भी छुपा कर रखा। लेकिन जब उसने अपनी कहानी एक थेरेपिस्ट के सामने कहना शुरू किया, तो उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे उसने अपने अनुभवों को जोड़ा, घटनाओं को क्रम में रखा, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने उस पुराने स्व को पहचानना शुरू किया जो उस ट्रॉमा से पहले जिंदा था। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि कभी कभी कहानी सीधे शब्दों में नहीं कही जाती, बल्कि नाटक, ड्राइंग, संगीत या कविता के रूप में भी सामने आती है। हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति अलग होती है, और इसलिए हीलिंग की राह भी अलग हो सकती है। जब हम किसी ट्रॉमा पीड़ित को केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति के हर माध्यम से खुद को कहने का अवसर देते हैं, तब वह अपने भीतर की बिखरी हुई कहानियों को एक रूप देने लगता है। इस चैप्टर का सार यह है कि ट्रॉमा हमें खामोश कर देता है, हमारी कहानी को अधूरा छोड़ देता है। लेकिन जब हमें सुरक्षित, सम्मानपूर्ण और करुणा से भरा स्थान मिलता है, तब हम उस अधूरी कहानी को पूरा करना शुरू करते हैं। और जब वह कहानी पूरी होती है, चाहे शब्दों में, रंगों में या संगीत में, तब वह सिर्फ अतीत नहीं रहती, वह भविष्य की ओर बढ़ने का रास्ता बन जाती है। कहानी कहना केवल बीता हुआ दोहराना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को दोबारा आकार देना होता है। यही ट्रॉमा से उबरने का सबसे मानवतावादी और गहरा तरीका है। चैप्टर 17, मेमोरी एंड द ब्रेन। जब यादें शरीर में जमी होती हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसिल वैन डर कोल्क हमें यह समझाते हैं कि ट्रॉमा केवल दिमाग की एक तकलीफ नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर की एक जीवित, सक्रिय स्मृति बन जाता है। ट्रॉमा से जुड़ी यादें सामान्य यादों की तरह मस्तिष्क में व्यवस्थित और सुस्पष्ट रूप में नहीं होती, बल्कि ये यादें बिखरी हुई, विस्फोटक और अक्सर नॉन वर्बल रूप में रहती हैं। यानी वे शब्दों में नहीं, बल्कि शरीर की संवेदनाओं, गंध, ध्वनि, चित्र या अनुभूति में दर्ज होती हैं। यही वजह है कि कोई ट्रॉमा सर्वाइवर सामान्य दिखने वाले माहौल में भी अचानक पैनिक, भय या इमोशनल शटडाउन का अनुभव करता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क और शरीर किसी पुराने खतरे की छाया को महसूस कर रहे होते हैं, चाहे वह खतरा अभी मौजूद न भी हो। डॉक्टर बताते हैं कि मस्तिष्क का हिपोकैम्पस, जो यादों को ऑर्गेनाइज करता है, एमिगडाला, जो खतरे को पहचानता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फैसले लेता है और रेगुलेट करता है, ट्रॉमा के दौरान असामान्य ढंग से काम करने लगते हैं। ट्रॉमा की स्थिति में एमिगडाला अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और हर चीज को खतरे की तरह पहचानने लगता है, जबकि हिपोकैम्पस उसे एक कालक्रम में व्यवस्थित नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है कि ट्रॉमा पीड़ित अपने अनुभव को पिछले समय की बजाय अभी हो रहा महसूस करता है। जैसे किसी व्यक्ति को बलात्कार का ट्रॉमा हुआ हो, तो एक विशेष गंध या आवाज आने पर उसका शरीर उसी अनुभव में चला जाता है, भले ही दिमाग उसे बार बार समझाने की कोशिश करे कि अब तुम सुरक्षित हो। यह चैप्टर उन कारणों को उजागर करता है जिनकी वजह से सिर्फ बातचीत आधारित थेरेपी, टॉक थेरेपी, हमेशा कारगर नहीं होती। अगर ट्रॉमा पीड़ित की यादें ही शब्दों में संगठित नहीं हैं, तो वह उन्हें कैसे शब्दों में बयान करेगा? ऐसे में हीलिंग का रास्ता शरीर से होकर गुजरता है, यानी सोमैटिक थेरेपीज, जिसमें शरीर की भाषा को समझा जाता है, उसे रिलीज किया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि कुछ ट्रॉमा सर्वाइवर्स सालों बाद भी अपनी यादों को देख या महसूस तो करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते। उनके भीतर फिजिकल सेंसेशंस आते हैं, जैसे सीने में जकड़न, सांस घुटना, थरथराहट, पर वे बता नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है।
डॉक्टर कहते हैं कि ये सब शरीर में जमी हुई ट्रॉमेटिक मेमोरी का हिस्सा होता है, जो केवल मस्तिष्क में नहीं, नसों, मांसपेशियों और अंगों में भी बसी होती है। इस चैप्टर में वे कुछ सफल उपचार विधियों का वर्णन करते हैं, जैसे EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग, जो बिना पूरी कहानी दोहराए ट्रॉमेटिक मेमोरीज को रेगुलेट करने में मदद करती है। इसी तरह योगा, ब्रेथ वर्क और बॉडी ओरिएंटेड थेरेपीज व्यक्ति को अपने शरीर से दोबारा जुड़ने और सुरक्षित महसूस करने में सहायक होती हैं। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा सेंस ऑफ टाइम को दोबारा हासिल करना होता है, यानी व्यक्ति यह महसूस करने लगे कि वह अनुभव अब अतीत का हिस्सा है, वर्तमान नहीं। जब शरीर को यह एहसास होने लगता है कि अब वह खतरा खत्म हो चुका है, तब वह धीरे धीरे सुरक्षित महसूस करने लगता है और मस्तिष्क दोबारा अनुभवों को ऑर्गेनाइज कर पाता है। इस चैप्टर का संदेश यही है कि ट्रॉमा एक बॉडी बेस्ड मेमोरी है, और जब तक हम शरीर की उस भाषा को नहीं समझते, हीलिंग अधूरी रहती है। यादों को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव में, स्पर्श में, हर सांस में महसूस करके ही उन्हें मुक्त किया जा सकता है। ट्रॉमा के दर्द से उबरने के लिए हमें दिमाग के साथ शरीर की चुप भाषा भी सुननी होगी, तभी हम उस अंधेरे अनुभव को एक पूर्ण, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण कहानी में बदल पाएंगे। चैप्टर 18, द स्पेस विद इन, द ट्रांसफॉर्मेशनल पावर ऑफ माइंडफुलनेस। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसिल वैन डर कोल्क माइंडफुलनेस की ताकत और उसके ट्रॉमा हीलिंग में योगदान को गहराई से समझाते हैं। वे बताते हैं कि ट्रॉमा से पीड़ित व्यक्ति अक्सर अपने शरीर और मन की संवेदनाओं से कट जाता है। उसे अपने अंदर की भावनाओं को महसूस करना या नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना, वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, ऐसे ही कनेक्शन को फिर से बनाने का तरीका है। जब व्यक्ति ध्यान लगाकर अपने सांस, भावनाएं और शरीर की हरकतों को बिना जज किए महसूस करता है, तो वह धीरे धीरे अपने भीतर छुपी हुई पीड़ा और तनाव को समझने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि माइंडफुलनेस से न केवल तनाव कम होता है, बल्कि मस्तिष्क के ऐसे हिस्से सक्रिय होते हैं जो भावनात्मक नियंत्रण, समझ और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि निर्णय लेने और इंपल्स कंट्रोल में मदद करता है, माइंडफुलनेस की मदद से मजबूत होता है। ट्रॉमा के दौरान यह हिस्सा कमजोर पड़ जाता है और इसलिए व्यक्ति अपने क्रोध, डर या घबराहट पर नियंत्रण खो देता है। माइंडफुलनेस की नियमित प्रैक्टिस से व्यक्ति अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीखता है। डॉक्टर इस चैप्टर में कई केस स्टडीज का उल्लेख करते हैं जहां ट्रॉमा सर्वाइवर्स ने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के जरिए अपने शरीर के दर्द, बेचैनी और अवसाद को कम किया। वे बताते हैं कि माइंडफुलनेस एक ऐसी तकनीक है जो न केवल दर्द को सहने में मदद करती है, बल्कि दर्द के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी बदल देती है। जब हम दर्द को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं, तब उसका हमारे ऊपर नियंत्रण कम हो जाता है। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि माइंडफुलनेस ट्रॉमा सर्वाइवर्स को अपने शरीर के साथ नए सिरे से जुड़ने में मदद करता है। कई बार ट्रॉमा के कारण लोग अपने शरीर को असहज या खतरे के स्रोत के रूप में देखने लगते हैं और उसे नकारने लगते हैं। माइंडफुलनेस के अभ्यास से व्यक्ति अपने शरीर के साथ एक सकारात्मक रिश्ता बनाना सीखता है और उसे सुरक्षित महसूस करता है। इस चैप्टर में डॉक्टर ने उन चुनौतियों पर भी बात की है जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के दौरान सामने आ सकती हैं। कई ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए अपने दर्द और भावनाओं के सामने आना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए शुरुआत में माइंडफुलनेस उन्हें और अधिक बेचैन या घबराया हुआ महसूस करा सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया में धैर्य और सहानुभूति जरूरी है। चैप्टर के अंत में डॉक्टर कहते हैं कि माइंडफुलनेस केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को अपने अंदर छुपे हुए संसाधनों से जुड़ने और हीलिंग की राह पर चलने में मदद करता है। जब हम सचेत होते हैं, तो हम अपने अनुभवों को बिना डर के स्वीकार कर पाते हैं, और यह एक्सेप्टेंस ही ट्रॉमा से मुक्त होने का पहला कदम होता है। इसलिए माइंडफुलनेस को हीलिंग की एक अनिवार्य कड़ी माना जाना चाहिए। चैप्टर 19,
रीइनहैबिटिंग द बॉडी, मूवमेंट एंड टच इन ट्रॉमा हीलिंग। इस चैप्टर में डॉक्टर बेसल वैन डर कोल्क ट्रॉमा से उबरने की एक और अहम कड़ी पर रोशनी डालते हैं, शारीरिक गतिविधि और स्पर्श यानी मूवमेंट और टच। वे बताते हैं कि ट्रॉमा के प्रभाव से शरीर सुन्न, जड़ या असहज महसूस करने लगता है। ट्रॉमा के बाद व्यक्ति अपने शरीर से कटाव महसूस करता है, जैसे शरीर उसका अपना न हो। नतीजतन वह अपने भीतर की संवेदनाओं को महसूस करने से डरने लगता है, क्योंकि वे संवेदनाएं उसे दर्दनाक यादों से जोड़ती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हीलिंग के लिए शरीर को दोबारा इनहैबिट करना यानी फिर से जीना बेहद जरूरी है। ट्रॉमा के दौरान शरीर फ्रीज हो जाता है। यह फाइट, फ्लाइट या फ्रीज प्रक्रिया का हिस्सा होता है। लेकिन जब फ्रीज लंबे समय तक बना रहता है तो शरीर में जकड़न, दर्द और भावनात्मक डिस्कनेक्ट आ जाता है। डॉक्टर का मानना है कि शारीरिक गतिविधियां जैसे डांस, योग, मार्शल आर्ट्स, एक्टिव थेरेपी और यहां तक कि साधारण चलना फिरना शरीर को दोबारा जागृत करने का काम करती है। इससे ट्रॉमा पीड़ित व्यक्ति अपनी मांसपेशियों, नसों और आंतरिक संवेदनाओं को धीरे धीरे दोबारा महसूस करना शुरू करता है। चैप्टर में एक महिला का उदाहरण दिया गया है जो बचपन के यौन शोषण से जूझ रही थी। वह वर्षों तक अपने शरीर को नापाक और अजनबी मानती रही। जब उसने डांस थेरेपी में भाग लेना शुरू किया तो उसे शुरुआत में बहुत असहजता हुई, लेकिन धीरे धीरे जब उसने अपने शरीर की गति और उसकी सीमाओं को स्वीकारना शुरू किया, तब उसमें एक गहराई से बदलाव आने लगा। वह फिर से अपने शरीर को एक साधन की तरह देखने लगी, न कि एक बोझ या दर्द की निशानी की तरह। डॉक्टर यह भी समझाते हैं कि शरीर को छूना, जैसे थेरेप्यूटिक टच, मालिश या सुरक्षित शारीरिक संपर्क भी हीलिंग में बहुत मददगार होता है। लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील होती है। किसी ट्रॉमा पीड़ित के लिए स्पर्श ट्रिगरिंग हो सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि स्पर्श केवल उन्हीं सीमाओं में हो जिसे व्यक्ति पूरी तरह समझे, स्वीकार करे और खुद तय करे। सुरक्षित स्पर्श से शरीर को यह संकेत मिलता है कि वह अब खतरे में नहीं है, और यह संकेत मस्तिष्क को भी स्थिरता का अनुभव देता है। इसके अलावा डॉक्टर बताते हैं कि कुछ थेरेप्यूटिक टेक्निक्स जैसे सेंसरी मोटर साइकोथेरेपी, बॉडी माइंड सेंटरिंग और फेल्डेनक्राइस मेथड शरीर के अंदर जमी पुरानी प्रतिक्रियाओं को पहचान कर उन्हें रिलीज करने में मदद करती हैं। जब कोई व्यक्ति शरीर की इन छोटी छोटी हरकतों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, जैसे सांस की गति, कंधे की जकड़न, पेट में खिंचाव, तब वह उन अनजाने पैटर्न्स को तोड़ने लगता है जो ट्रॉमा के बाद डेवलप हुए थे। चैप्टर में डॉक्टर यह भी कहते हैं कि मूवमेंट और टच केवल फिजिकल टूल्स नहीं, बल्कि डीपली इमोशनल और न्यूरोलॉजिकल टूल्स हैं। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर में फिर से सहज होने लगता है तो वह खुद को दोबारा पूरे इंसान के रूप में महसूस करता है। यह प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक, कभी डरावनी, लेकिन अंततः आजादी देने वाली होती है। इस चैप्टर का सार यही है कि ट्रॉमा के कारण जो डिस्कनेक्ट शरीर से हो जाता है, उसे सिर्फ सोच या बातों से नहीं जोड़ा जा सकता। उसके लिए शरीर को महसूस करना, हिलाना, छूना और उसकी भाषा को फिर से समझना जरूरी होता है। जब हम शरीर को हीलिंग में भागीदार बनाते हैं, तभी ट्रॉमा की जड़ें सच में ढीली पड़ने लगती हैं और व्यक्ति फिर से जिंदा महसूस करने लगता है। चैप्टर 20, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रॉमा से परे एक नई जिंदगी की शुरुआत। इस आखिरी चैप्टर में डॉक्टर बेसल वैन डर कोल्क एक बहुत ही सच्ची, भावुक और आशा से भरी बात सामने रखते हैं कि ट्रॉमा से उबरना एक रात में नहीं होता, लेकिन हर दिन उस हीलिंग की तरफ एक कदम बढ़ाना संभव है। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ट्रॉमा से जूझता है तो वह अपने जीवन की कहानी में अटक जाता है। उसका अतीत बार बार वर्तमान में घुस आता है और वह महसूस करने लगता है कि वह कभी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन इस अंतिम अध्याय का संदेश है कि हीलिंग मुमकिन है, धीरे, गहराई से और पूरे शरीर और आत्मा को साथ लेकर। डॉक्टर कहते हैं कि ट्रॉमा से उबरने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां व्यक्ति को पूरी तरह सुना जाए, समझा जाए और जज किए बिना स्वीकार किया जाए। यह सिर्फ थेरेपिस्ट की भूमिका नहीं होती, बल्कि परिवार, दोस्त और समाज की जिम्मेदारी भी होती है।
जब ट्रॉमा से पीड़ित व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है और उसके अनुभवों को गंभीरता से लिया जा रहा है, तब हीलिंग की नींव मजबूत होती है। इस चैप्टर में डॉक्टर ने यह भी बताया कि हीलिंग कोई सीधा रास्ता नहीं है। कभी कभी व्यक्ति कई महीनों तक स्टेबल रहता है और फिर अचानक किसी ट्रिगर से पीछे लौट जाता है। यह सामान्य है। ट्रॉमा ब्रेन को जिस तरह बदल देता है, उसे दोबारा रिवायरिंग करने में समय और धैर्य लगता है। यही वजह है कि डॉक्टर ऐसे थेरेपी मॉडल्स पर जोर देते हैं जो व्यक्ति को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाते हैं, जैसे न्यूरोफीडबैक, EMDR, योगा, थिएटर, मूवमेंट थेरेपी और माइंडफुलनेस। ये सारे टूल्स व्यक्ति को अपनी कहानी को फिर से लिखने का मौका देते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसे नजरिए से जिसमें वह पावरलेस विक्टिम नहीं बल्कि एम्पावर्ड सर्वाइवर बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर इस चैप्टर में कहते हैं वो है एजेंसी, यानी किसी व्यक्ति का यह अनुभव कि वह अपने जीवन, अपने शरीर और अपने निर्णयों का मालिक है। ट्रॉमा एजेंसी को छीन लेता है। हीलिंग का रास्ता वहीं से शुरू होता है जब व्यक्ति फिर से यह महसूस करने लगे कि वह चॉइसेस कर सकता है, बाउंड्रीज बना सकता है और खुद को सुरक्षित रखने का हकदार है। चैप्टर में डॉक्टर ने कुछ मरीजों की कहानियों के जरिए यह दिखाया कि कैसे ट्रॉमा से बाहर आने की प्रक्रिया हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए यह यात्रा राइटिंग से शुरू होती है, किसी के लिए आर्ट से, किसी के लिए ग्रुप थेरेपी से और किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी से। लेकिन हर हीलिंग जर्नी में एक बात समान होती है, अपने शरीर, भावनाओं और यादों को दोबारा सम्मान और करुणा के साथ देखना। अंत में डॉक्टर वैन डर कोल्क हमें यह याद दिलाते हैं कि ट्रॉमा की वजह से इंसान सिर्फ टूटता नहीं, बल्कि अगर सही समर्थन और रास्ता मिले तो वह एक नए, गहरे और मजबूत रूप में खुद को फिर से बना सकता है। हीलिंग केवल ट्रॉमा से बचने की कहानी नहीं है, बल्कि एक नई पहचान, आत्मसम्मान और जुड़ाव की कहानी है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंधकार से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ती है। यह चैप्टर एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी टूट चुका हो, वह फिर से जुड़ सकता है, अपने शरीर से, अपने रिश्तों से और सबसे जरूरी खुद से। यही है ट्रॉमा से परे एक नई जिंदगी की शुरुआत। डॉक्टर बेसिल वैन डर कोल्क की किताब द बॉडी कीप्स द स्कोर हमें यह गहराई से समझाती है कि ट्रॉमा कोई बीती हुई घटना नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को गहराई से प्रभावित करता है। यह किताब बताती है कि कैसे हमारे शरीर की स्मृति में दर्द, डर और असहायता के अनुभव दर्ज हो जाते हैं और कैसे वे हमारी भावनाओं, संबंधों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इस किताब में न केवल ट्रॉमा की जटिलता को उजागर किया गया है, बल्कि हीलिंग के रास्तों को भी बड़े ही वैज्ञानिक और करुणापूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। माइंडफुलनेस, योग, थिएटर, ग्रुप थेरेपी, न्यूरोफीडबैक और बॉडी बेस्ड थेरेपीज जैसे टूल्स को समझाकर यह दिखाया गया है कि ट्रॉमा से उबरना केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से फिर से जुड़ने की प्रक्रिया है। हिंदी ऑडियो बुक के इस सफर में आपने इस गहन और संवेदनशील विषय को अध्याय दर अध्याय सुना, समझा और अनुभव किया। यह यात्रा सिर्फ एक किताब की नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति, आत्मसंवेदना और भीतर से जुड़ने की थी। हर शब्द, हर उदाहरण और हर इंसानी अनुभव ने यह दिखाया कि हीलिंग संभव है, अगर व्यक्ति को सुना जाए, समझा जाए और उसे अपने दर्द से उबरने का सम्मानजनक अवसर दिया जाए। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य केवल ज्ञान साझा करना नहीं था, बल्कि आपको इस हीलिंग प्रक्रिया में एक साथी की तरह साथ देना था। आपने हमें सुनने का समय दिया, भरोसा किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। यह अंत नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने और जीवन को पूरी तरह महसूस करने की एक नई शुरुआत है।